तो इस धमाकेदार सीरीज की शुरुआत योंगजा नामी एक बंदे से होती है, जो कि 40 साल के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के साथ में साके पी रहा है, जिसका वो काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। और एक नजर पड़ते ही वो बता सकता है कि इस बंदे का पूरा ऑरा ही चेंज हो चुका है। साके पीते पीते हमें योंगजा से ये भी पता चलता है कि 40 साल पहले इस बंदे ने आकर मुझसे कुछ ऐसा रिक्वेस्ट किया था जो कि आज तक कोई भी नहीं किया। ये चाहता था कि इसे पास्ट में भेज दिया जाए, और वो यहाँ पर मेरी फैमिली के पास क्यों आया? क्योंकि पास्ट में भेजने की टेक्निक सिर्फ योंगजा फैमिली के साथ है। एक पल के लिए योंगजा बहुत ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन उसे पता है कि वो इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है, मगर इसके लिए जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं तो योंगजा ने उसे कलेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो इस टास्क को और उस मटेरियल्स को कलेक्ट करने में सफल नहीं रहा। और अगर इसको पास्ट में जाना है तो इसे वो मटेरियल्स लाने ही पड़ेंगे, जिनमें से एक थंडर बेल, दूसरा ड्रैगन कल्ट का एक आर्टिफैक्ट, तीसरे नंबर पर 10 साल पुरानी मछली की कोर एसेंस चाहिए होते हैं, और लास्ट में डेमोनिक कल्ट से एक डेमोनिक सोल चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को अगर ये कलेक्ट कर लेता है तो बड़ी ही आराम से वो इस रिचुअल को परफॉर्म कर पाएगा। योंगजा कहने लगा कि पहले आर्टिफैक्ट को ऑब्टेन करने में मुझे इतना टाइम लगा और एनर्जी वेस्ट हुई कि बाकियों को कलेक्ट करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं बची, मगर सामने यही क्रेजी बंदा, इसने वो सारे आर्टिफैक्ट 40 सालों में एक एक करके एक साथ ही यहाँ पर ले आया। इसी बीच योंगजा हमारे मेन कैरेक्टर के सामने इस बात को भी रिवील करता है कि वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस है कि वो इन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करने में आखिर इतनी हद तक क्यों गया, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो जोर से वो कप टेबल पर मारता हुआ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे बदला लेना है, जो कि सुनकर योंगजा एक पल के लिए बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ये बता सकता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन मटेरियल्स को जमा करना वो किसी आम बंदे की बस की बात नहीं। तो वो ये जानना चाहता था कि इतनी पावर होने के बावजूद भी वो रिवेंज क्यों नहीं ले पाया, क्या उसकी पावर कम थी या फिर कुछ और ही मसला था, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर हाँ में जवाब देता है। तो अब योंगजा इस बात को भी लेकर क्यूरियस है कि आखिर वो किस बंदे से रिवेंज लेना चाहता है कि इतनी पावर भी उसके लिए कम पड़ रही है। तो वो हुआ मूंगी का जब नाम लेता है तो योंगजा के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि जिस बंदे का नाम हमारे मेन कैरेक्टर ने बताया है तो उसके सामने अनऑर्थोडॉक्स लीडर भी मारे गए थे, और साथ में हेवनली डीमन अलायंस के भी लीडर मारे जा चुके थे, और खुद हेवनली डीमन भी उस बंदे के सामने टिक नहीं पाए, और तीनों को हुआ मूंगी ने मौत के घाट उतार दिया था। योंगजा हमारे मेन कैरेक्टर से बोला कि वो कभी भी उसको हरा नहीं पाएगा, चाहे वो पास्ट में ही क्यों ना चला जाए, मगर मेन कैरेक्टर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो उसे मार पाया या नहीं, लेकिन जिस बंदे को उसने मारा है यानी कि हेवनली डीमन, तो वो उसका फादर था। मगर इस बात से उसका ये मतलब भी नहीं कि अपने फादर का बदला वो लेना चाहता है, और न कि ये भी कि उसके पूरे सेक्ट को उसने खत्म कर दिया, बल्कि ये कि उस जंग में बच्चों, जानवरों और काम करने वाले लोगों को जिनको 0% भी मार्शल आर्ट नहीं आती थी, उनको भी हुआमुंगी ने बड़ी बेदर्दी से मारा था। योंगजा इस बात पर यकीन ना करने लगा, मगर मेन कैरेक्टर को इस बात से भी फर्क न पड़ा, क्योंकि उसने सब अपनी आंखों से देखा है, और पास्ट में जाकर उसे मारने से पहले वो जस्ट ये पूछना चाहता है कि उस जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन बच्चों को क्यों मारेगा, और जानवर और बाकी वो सब लोग जिनको मार्शल आर्ट्स नहीं आते। और ये रीजन योंगजा को बहुत वैलिड लगा, और उसका मुंह एक पल के लिए बंद हुआ, और ऊपर से वो इंसिस्ट करने लगा कि अगर टेक्निक ने काम किया और वो पास्ट में चला गया तो वो उससे एक फेवर लेना चाहता है, जिसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर एग्रीड हुआ। और वो जब बोला कि उसे क्या चाहिए तो योंगजा बड़े ही सीरियस सा फेस बनाकर कहता है, मुझे शादी करने से रोक लेना, बस यही चाहता हूँ। तो ये सुनकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कि एक सीरियस बंदा है, तो वो भी हंस पड़ा, और वो भी बड़े जोर जोर से। मगर योंगजा इस बात को कहकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहता, बल्कि ये एक सीरियस बात है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर मान भी जाता है कि वो जरूर पास में जाकर उसे रोकेगा। तो अब साके पीते पीते कुछ ज्यादा ही बातें हो गई, अब रिचुअल को परफॉर्म करने की जगह पर जाने की बारी है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को खड़े होते हुए भी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन्होंने इस मटेरियल्स को कलेक्ट करने में एक हाथ खोया और अपनी एक आंख, मगर उसके हिसाब से ये एक चीप प्राइस है। अगर ये टेक्निक काम कर लेती है तो जैसे तैसे करके भी वो उस रूम तक पहुंच जाते हैं, और योंगजा आर्टिफैक्ट्स को सामने रखकर अब चैंटिंग पढ़ना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट हुई, और पलक झपकाते ही वहाँ पर स्पेस एंड टाइम के बीच में एक बैरियर बन गया। योंगजा बैरियर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसने कर दिखाया। वो इसलिए भी खुश है क्योंकि वो इस टेक्निक को खुद अपने हाथों से परफॉर्म करना चाहता था, वो भी बहुत सालों से, और उसे करने का मौका भी मिला, वो भी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की मदद से। और जब वो मुड़कर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को ये बात बताने वाले थे तो वो देखता है कि वो अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा और वो बेहोश पड़ा हुआ है। मगर ये क्या, योंगजा हमारे मेन कैरेक्टर को उठा क्यों नहीं रहा, बस सिर्फ उसको देखते ही जा रहा है, और अब वो सामने की ओर बढ़ने भी लगा है, वो भी उस बैरियर की तरफ। मगर जाने से पहले वो सॉरी भी कहता है, और वो भी ये बोलकर कि उसकी
फैमिली की ये विश थी और साथ में उसकी भी कि वो एक बार तो पास्ट में जरूर जाएंगे। मगर तभी योंगजा को ऐसा फील होता है कि उसके जॉइंट्स को किसी ने फ्रीज कर दिया है, वो हिल नहीं पा रहा। और देखते ही देखते पीछे से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक भूत की तरह प्रकट होता है और साथ में उसे धमकी देकर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो योंगजा की हवा टाइट हो जाती है, उसे बात समझने में देरी नहीं लगती और वो अपोलोजाइज भी करता है क्योंकि वो कुछ सेकंड्स के लिए अपने डिजायर के कंट्रोल में आ गया था और वो पास्ट का वो विश ये न समझते हुए कि उसने इस मटेरियल्स को कनेक्ट करने में कितनी ज्यादा मुश्किलें फेस की, तो उससे बड़ा सेल्फिश तो और कोई भी नहीं और उसे वाकई में बहुत बुरा लग रहा था। मगर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ये कहकर कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसको मैं कब का मौत के घाट उतार देता, लेकिन ये तुम हो तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं तुमसे भी एक बहुत बड़ा सेल्फिश हूँ। मैंने तुम्हें 40 सालों तक इंतजार करवाया, इसके लिए मुझे माफ करो। तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने योंगजा की इस गलती को भी माफ कर दिया है, जिससे वो इतना ज्यादा इमोशनल हुए कि वो रोने लगे और रोते रोते भी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से वो माफी मांग रहे थे। मगर ये क्या, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने आंखों के सामने ही टाइम को रुकते हुए देखता है और पहले में तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि योंगजा इस तरफ फ्रीज क्यों हो गया है, लेकिन आसपास देखकर कि तितलियां भी एक जगह पर खड़ी हैं, तो वो समझ जाता है कि टाइम रुक चुका है। मगर ये क्यों, वो सिर्फ क्यों हिल पा रहा है। तो इसको क्लियर करते हुए पीछे एक एंटिटी आ जाती है, जो कि देख हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ये पूछने लगा कि वो कौन है। तो वो एंटिटी बोला कि वो वही बंदा है जो कि उसे पास में भेज सकता है और साथ में उसे कांग्रेचुलेशन देता हुआ वो एंटिटी ये भी रिवील करता है कि उसने सारे टेस्ट को पास कर लिया है। अब टेस्ट से इस एंटिटी का क्या मतलब है, तो वही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि ये मटेरियल्स और तुम्हारा ये दोस्त ये तुम्हें पास्ट में नहीं भेज सकते। ये जो मटेरियल्स तुम लाए हो ये पास्ट में जाने के रियल मटेरियल्स नहीं, बल्कि इनको लाने में जो मेहनत तुमने की है और एफर्ट्स, तो वही तुम्हारा टेस्ट था। इनको ऑफर करने के लिए जो एफर्ट्स तुमने लगाए तो उस टेस्ट को तुम पास कर चुके हो। और लास्ट में सबसे मुश्किल टेस्ट कि अपने दोस्त को उसकी गलती के लिए माफ करना, वो भी ऐसी गलती जिससे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रुक सकते थे, तो इसको तुम काफी आसानी से पास कर चुके हो। तो अब बताओ तुम्हारी क्या विश है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो पास्ट में जाने का इंसिस्ट करता है। मगर जब एंटिटी उससे ये पूछे कि वो पास्ट में आखिर क्यों जाना चाहता है और वहाँ पर क्या करेगा, तो जवाब देते हुए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डरता भी नहीं और कहता है कि उसको मारूंगा जो कि डिजर्व करता है और उसको मरने से बचाऊंगा जो कि मरना डिजर्व नहीं करता। तो ये सुनकर एंटिटी बोला कि क्या सिर्फ यही है। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी डेस्परेटली एंटिटी को वो सारी बातें जो कि वो अब तक अपने मन में स्टोर करता आ रहा है कि उसे अपनी लाइफ मीनिंगफुल जीनी है, यानी कि बेमतलब की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना। उसकी लाइफ में जो भी वो एक्शन लिया है तो उसको जरूर किसी न किसी एक इवेंट ने उसको करने पर मजबूर किया है। वो सबका सब कुछ रिग्रेट करता है जो कि आज तक वो करता आ रहा है और उस इवेंट ने उस काम को करने पर मजबूर किया। तो वो एंटिटी पूछा कि वो कितना रिग्रेट करता है, वो भी अपने एक्शंस को। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोला कि वो सब एक्शन को रिग्रेट करता है। तो अब एंटिटी बहुत ज्यादा क्यूरियस हुए और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से जाते जाते हुए बोले कि वो ऊपर से तुम्हारी लाइफ को जरूर देखेगा और वो ये भी देखना चाहता है कि जो लक्ष्य तुम इतने सालों से अपने मन में दबाए रखे हो, तो क्या तुम उसी रास्ते पे चलोगे या फिर से भटक जाओगे। मुझे डिसअपॉइंट मत करना, काफी उम्मीदें मैं लगा रहा हूँ, तुम्हारे जैसे इस दुनिया में बहुत कम है। तो अब मेरी जाने की बारी है और तुम्हारे आने की भी। ये कहकर वो एंटिटी गायब हुआ और टाइम दोबारा से चलने लगा। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को अब तक ये समझ में नहीं आया कि इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें भी देख ली, लेकिन वो खुद को संभालते हुए लास्ट टाइम योंगजा को गुड बाय कहता है। योंगजा गुड बाय का रिस्पॉन्स भी देता है, मगर साथ में ये भी कि ये कहते हुए उसे शर्म तो आ रही है जो हरकत कुछ ही देर पहले उसने की है, मगर फिर भी जो वादा उसने साके पीते हुए किया था कि वो उसे शादी करने से रोकेगा, तो उसे भूल मत जाना। जिस पर मेन प्रोटैगनिस्ट इस बात के साथ एग्रीड हुआ और वो आगे बढ़ने लगा। और दोबारा से योंगजा उसे रिमाइंड करवाता है कि याद से कि उसे शादी करने से रोक लेना। तो देखते ही देखते योंगजा अपने सामने अपने दोस्त को गायब होता हुआ देख लेता है। एंड देन अगले सीन में हम देखते हैं कि सक्सेसफुली हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट पास्ट में अपनी आंखें खोलता है। मगर ये क्या, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इतना ज्यादा यंग क्यों है और वो खुद को क्राउड से घिरा हुआ भी पाता है, मगर उसे टाइम नहीं लगता और वो समझ जाता है कि ये तो वो टूर्नामेंट में है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा टूर्नामेंट है। अगर सच सच बताना यंग वाला हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट को लग रहा है या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताना। एंड देन इसी बीच वो एक ऐसे ऑरा को फील करता है कि उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो उसी ओर जब देखता है तो पता चलता है कि एक मिस्टीरियस
आर्मी जो कि सब सीटों के बीच में बैठा होता है, तो वो और कोई नहीं बल्कि खुद हेवनली डीमन यानी कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के फादर हैं, जो कि अपने पास्ट लाइफ में वह मुंगी के हाथों मारे गए थे। मगर अपने फादर को इस तरह जिंदा देखकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराने लगता है और इसके अलावा सामने से आवाज सुनकर और उस बंदे को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो पास्ट के किस मोमेंट में रिग्रेस्ट हुआ है। तो इस टूर्नामेंट में अगर उसे याद हो तो जो भी जीतता है तो उसे एक विश हेवनली डीमन खुद पूरा करके देंगे, चाहे वो कुछ भी मांगे। तो लास्ट टाइम तो वो इस टूर्नामेंट को हार गया था, वो भी एक रीजन की वजह से, मगर अब तो उसे अच्छी तरह से पता है। और एडिशनली हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने फादर यानी कि हेवनली डीमन के बारे में ये भी बताता है कि जो वो ये टूर्नामेंट रखे हैं तो इसमें कोई भी नेक्स्ट हेवनली डीमन बन सकता है। यानी कि हेवनली डीमन उनके फादर ये समझते हैं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ उसके ब्लड लाइन में से ही कोई अगला हेवनली डीमन बने, क्योंकि वो चाहते हैं कि सबको बराबर चांस दिया जाए। और जो वो बोले उन्होंने वो करके भी दिखाया और ये टूर्नामेंट उसी नाम पे रखा जिस पर जीतने वाले को इजाजत दे दी जाएगी कि वो हेवनली डीमन के दोनों बेटों में से किसी को भी चैलेंज दे सकता है और जीतने पर वो कोई सा भी विश मांग सकता है। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के फादर को वो विश पूरी करनी ही होगी। तो ये जो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़ा है तो वो तो फाइट शुरू होने से पहले ही उसको हार मान लेने का कहता है, मगर उसकी इस वाली बात से ज्यादा वो हमें अपने पास्ट के बारे में बताता है कि इस टाइम उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी पूरी जिंदगी ही चेंज हो गई। एमसी के हिसाब से पास्ट लाइफ में भी इस बंदे ने उसे ही चुना था और मेन प्रोटैगनिस्ट को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अच्छी तरह से जानता था कि इस सामने बंदे के पर्सपेक्टिव से मैं एक बहुत ही वीक टारगेट हूँ। मगर ये वो कारण नहीं जिसने पास्ट लाइफ में मुझे हारने पर मजबूर किया, बल्कि ट्विस्ट तो यहाँ पर आता है कि इस बंदे ने अपनी इन्फ्लुएंस की मदद से हमारे कल्ट में से ही एक शेफ को पैसों से खरीद कर मेरे खाने में टेम्परेरी पॉइजन मिलाने का प्लान बनाया, जिससे क्या होगा कि मैं अपनी की को सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगा। और इसी रीजन की वजह से पास्ट लाइफ में मैं इससे बहुत बुरी तरह से हारा हूँ। और अब इस बात का ये मतलब नहीं कि पता लगने के बाद भी मैंने अपने फादर को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं भागता हुआ उनके पास गया, मगर उनकी एक नजर से मेन प्रोटैगनिस्ट ये बता सकता था कि वो उनसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है, कि वो उनके चाल में फंस गया और वो इस सिचुएशन को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। और अब फादर के भी मुंह पलटने से मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस हार की वजह से आगे की लाइफ का खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसी दिन से वो गलत स्टेप्स उठाने लगा। तो इसका मतलब उसकी जिंदगी की बर्बादी इस फाइट से शुरू हुई है, और वो भी इस बंदे की वजह से। हमारा एमसी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट था और उसको सामने खड़ा वही बंदा आवाज लगाता है कि क्या वो उसकी मौजूदगी में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस पर एमसी बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। सामने खड़ा बंदा इस बात से बहुत गुस्सा हुआ और वो कहने लगा कि युनहो मेरा नाम है, जो कि सुनकर मेन प्रोटैगनिस्ट हमें इस युनहो नामी बंदे के बारे में एक और बात बताता है कि ये वन ऑफ द 7 डिसाइपल्स में से है, जो कि वन ऑफ द 8 सुप्रीम लीडर योनपा का ये डिसाइपल है। और एमसी को ये बात एडमिट करने में अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर आज के टाइम पर वो ये बता सकता है कि इस पॉइजन के बारे में उसके फादर को पहले से ही पता था, मगर वो ये जस्ट देखना चाहते थे कि उनका बेटा इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा। तो अगर यही बात है तो उसे पता है कि उसे आगे क्या करना है। हमारा एमसी जोर से चिल्लाने लगा कि जितने भी हीरोज इस टूर्नामेंट के लिए गैदर हुए हैं तो उनके सामने मैं ये बात रिवील करता हूँ कि वन ऑफ द 7 सुप्रीम लॉर्ड के इस डिसाइपल के साथ मैं इनर की के बगैर ही ये फाइट करूंगा और मैं जीतूंगा भी। कुछ सेकंड्स के लिए सारे लोगों को शॉक लगा, मगर बाद में वो अनराइवल्ड सोर्ड्समैन के नारे लगाना शुरू किए, जो कि देख योनहा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भी इनर की को ना इस्तेमाल करने का सब लोगों के सामने ऐलान करता है। मगर उसके लिए सिचुएशन पूरी ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि इनर की के बगैर ये फाइट होगी तो बहुत बोरिंग होने वाली है। इससे योनहा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो टाइम को वेस्ट नहीं करता और वो अपनी तलवार को बाहर भी निकालता है और साथ ही साथ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को भी कहता है कि वो अपनी तलवार को बाहर क्यों नहीं निकालता, जिस पर हमारा एमसी बोला कि ओपोनेंट तुम हो तो मुझे लगता है कि सोर्ड्स की कोई भी जरूरत नहीं होगी। सारे लोग एमसी की इस बात से हंसने लगे और अंदर ही अंदर योनहा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और फिर पलक झपकाते ही योनहा हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के सामने होता है और विद इन अ फ्यू सेकंड्स पहले स्ट्राइक को हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बड़े ही आराम से डॉज करता है, और इसके अलावा दूसरी स्ट्राइक को भी, क्योंकि वो छलांग मार के उसे डॉज करा। और ये देखकर कि ये बॉडी कितना कुछ कर सकती है तो हमारे एमसी को इस बात से बहुत खुशी होती है, क्योंकि पहले में उसे लग रहा था कि हालांकि उसके साथ एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या ये वाली बॉडी उस एक्सपीरियंस के साथ कीप अप कर पाएगी। तो वो बात भी कंफर्म हो जाती है कि हाँ, वो पहले से बहुत बेटर कर पा रही है। यही सोचते सोचते वो मुस्कुराने लगा और उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर योनहा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि उसे लगा कि हमारा
मेन प्रोटैगनिस्ट वाइड को सीरियसली नहीं ले रहा, तो इससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा और विदाउट हेसिटेशन और ये नजर डालकर कि वो अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को भी रिवील कर रहा है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसके करीब इतनी तेजी से जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता और सीधा उसकी छाती पर अपना एक एल्बो दे मारता है। इस एक एल्बो से उसकी हालत खराब हुई, मगर दूसरे पंच से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसकी नाक तोड़ देता है। मगर वो रुकता नहीं, वो उसे उसके गिरेबान से पकड़कर अब उसके दिल पर जोर जोर से घूंसे देना शुरू कर देता है, जिससे योनहा की तो हवा निकल जाती है और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो मरने की कगार पर है। मगर अभी नहीं, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रुकता नहीं, वो उसको उसकी कलाई से पकड़कर उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है, तो क्या वो यही हाथ है जो कि लोगों को हराने के लिए गंदी चालें चलते हैं, यहाँ तक कि उनके काने में पॉइजन मिला के देखता हूँ कि इनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा है। योनहा अब डरने लगा और वो तब तक कुछ कर पाता तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ ही बड़ी ही बुरी तरीके से तोड़ देता है, जिससे योनहा की तो जोर जोर से चीखें निकल जाती हैं। मगर इन चीखों को सुनकर क्राउड में जितने भी लोग खड़े थे तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन लोगों को लगा नहीं था कि ये फाइट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी और उन्हें ये यकीन भी नहीं आ रहा था कि योनहा इस तरह जमीन पर पड़ा है। और अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए हेवनली डीमन उठ खड़े हुए और अब अपने बेटे से उनकी इच्छा पूछने लगे कि वो क्या चाहता है, जिस पर हमारा एमसी अपना पर्सपेक्टिव अपने मनी मन में हमें बताता है कि अगर दूसरे लोगों के नजरिए से देखूं तो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मुझे कोई आर्टिफैक्ट चाहिए या फिर एक एंशिएंट मार्शल आर्ट, लेकिन ऐसी बात नहीं, ये पूरी तरह से गलत भी नहीं, मगर मैं जो चाहता हूँ वो यहाँ पर अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करके ही बोलूंगा। और वो कहने लगा कि मेरी विश ये है कि मैं अपने फादर के साथ शिकार पर जाना चाहता हूँ। सारे लोगों के होश उड़ गए और उनका फादर पूछने लगा कि क्या ये सच में वही चीज है जो कि तुम चाहते हो, जिस पर हमारा एमसी बोला कि हाँ, जो आपने सुना वही मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जब जवान थे तो आपने शिकार करना बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था और आप इसमें माहिर भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शिकार करना सिखाएं, तो मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला। और एज टू बी एक्सपेक्टेड हेवनली डीमन इस बात के लिए एग्रीड हुए और वो कल शाम के लिए निकलने का कहते हैं। और जब हेवनली डीमन वहाँ से गए तो पीछे से योनहा हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को बोला, तुमने अपना चांस गवा दिया, तुम कुछ भी मांग सकते थे लेकिन तुमने एक लाउजी विश मांगी और इसके लिए मैं तुम्हें दोष भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा जैसा बंदा ऐसे ही विश को हेवनली डीमन से मांग सकता है। तो उसको चिढ़ाने के लिए हमारा एमसी दोबारा बोला, ओह तुम ठीक बोले, लेकिन तुम्हारा नाम क्या था? जो कि सुन योनहा गुस्सा हुआ और वो कहने लगा कि इसको एक्सिक्यूट करो, इसको खत्म करो, इसको जरा भी तमीज नहीं। मगर योनहा के साथ आए हुए गार्ड्स योनहा को वहाँ से ले जाते हैं और अब जब एमसी ने अपने पास्ट लाइफ की जो गलतियाँ थी उनका बेस खराब होने से बचा लिया, तो वो बोलने लगा कि इन लोगों को कभी मैं अपनी लाइफ इन्फ्लुएंस करने नहीं दूंगा। मैंने पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा रिग्रेट किया है और इस वाली लाइफ को तो मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना चाहता, तो इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए और जितना हो सके अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए मुझसे जो भी हुआ तो वो मैं करूंगा। और देखते ही देखते इसमें शाम हो जाती, जहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम अभी तक बताया नहीं गया, तो वो मिरर में अपने आप को देख रहा था और खुद को पास्ट में पाने के बाद भी उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है कि वो फ्यूचर से पास्ट में दोबारा वापस आए, वो भी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, जिसके बारे में उसके साथ कुछ ज्यादा ही कम्प्लीमेंट्स तो नहीं होते, लेकिन अभी के लिए वो जिस टास्क के लिए पास्ट में आया है तो उसे वो भूलना नहीं चाहिए। और वो टास्क वहाँ मूंगी है जिसको ढूंढ निकाल कर जान से मार डालना। और मेन प्रोटैगनिस्ट के प्लान के मुताबिक अगर वो उसे पहले से ढूंढ लेता है जब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो उसे मारना आसान भी है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसे ढूंढा कहा जाए, क्योंकि जो पास्ट की लाइफ थी उसमें जस्ट इतना ही बताया गया था कि मानो हुआ मूंगी आसमान से टपक पड़ा हो और टपकने के बाद मुरीम अलायंस, अनऑर्थोडॉक्स और जितने भी डिमोनिक कल्ट्स हैं तो उन सबको सब एक एक करके मौत के घाट उतार दिया और पूरी तरह से इन तीनों अलायंस को खत्म करने के बाद वो दोबारा से गायब हुआ। तो इसी रीजन की वजह से हुआ मूंगी पर लोगों के पास ज्यादा डिटेल नहीं थे, मगर फॉर एग्जाम्पल हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट नाम लेकर उस बंदे को ढूंढना शुरू करे तो वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो इस वजह से अब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, मगर अभी के लिए जो टॉप प्रायोरिटी है तो उस पर ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ध्यान देना चाहता है। और वो टॉप प्रायोरिटी क्या है कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि वहाँ मूंगी को भी वो आराम से मार डाल पाए। वो जितनी जल्दी स्ट्रॉन्ग होगा तो उतना ही खतरा उसके लिए कम होगा। तो इसी पीछे से उसे एक जानी मानी
आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक वो इस पर्सन के बारे में भूल चुका था। और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो सबसे पहले तो उसका नाम लियान, जो कि एक लड़की है, तो वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश और इमोशनल होता है। लियान जो कि साइज में बहुत ज्यादा गोलू मोलू है, तो उसे देखकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहा है। तो उसके कुछ कारनामों के बारे में हमें मेन प्रोटैगनिस्ट बताता है कि ये पहले में ऐसे नहीं थी, बल्कि जो मार्शल आर्ट इसे सिखाई गई है, तो इस वजह से लियान का ये साइज दुगना हो गया, जो कि मार्शल आर्ट्स कुछ ही लोगों को सिखाई जाती है। मगर जिस खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लियान ने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को सैक्रिफाइस कर दिया। हालांकि सिर्फ ये नहीं, बल्कि हुआ मुंगी के ऑरा ब्लेड को मेरा ब्लॉक करना उस टाइम तो नामुमकिन था, तो लियान ने बीच में कूदकर उस ऑरा ब्लेड के अटैक से मुझे बचा लिया, जिससे मुझे जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका मिला। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट लियान की ओर बड़ी ही इमोशनल तरीके से देख रहा था, तो लियान परेशान हुई कि आखिर उसके मास्टर को क्या हुआ है। और लियान की आवाज को सुनकर यंग मास्टर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इतने टाइम के बाद लियान की आवाज सुनकर उन्हें मानो जैसे एक सुकून मिल रहा हो। और हमारा एमसी लियान के करीब धीरे धीरे करके भी आ रहा था। वो पास्ट लाइफ में लियान को तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड की नजर से देखता था, मगर अब वो उन्हें इतना इम्पोर्टेंस देना चाहता है जितना कि इंसान के जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी हो। और उसके बहुत करीब आते हुए वो ये बात जरूर कहता है कि चाहे ये गोलू मोलू ही क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत क्यूट लग रही है। और ऑनेस्टली मुझे भी क्यूट लगी। और कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोगों को कैसी लगी। और इसके अलावा हमें लियान के बारे में ये भी पता चलता है कि गोलू मोलू होने से पहले वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि लोगों को लगता था कि पूरे वर्ल्ड में लियान से और ज्यादा खूबसूरत और कोई भी नहीं है। अगर किसी ने क्या ही एक्सपेक्ट किया था कि वही खूबसूरत लड़की इतनी ज्यादा गोलू मोलू हो जाएगी। और लियान की इस तरह शेप देखकर उन लोगों ने अपनी सारी बातें वापस ले ली। उन लोगों ने अपने असली रंग दिखाना शुरू किए और हमारी लियान को अब हार्शली ट्रीट करना शुरू कर दिए। मगर हमारा एमसी सिर्फ बाकी लोगों को नहीं, बल्कि खुद को भी कोसता है, क्योंकि उसे जितना अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद हो कि वो किस टाइप का पर्सन था, तो इतना तो वो बिना किसी डाउट के कह सकता है कि वो एक बहुत ही खड़ूस इंसान था। और उसे ये भी यकीन था कि उसने खुद भी लियान को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया होगा। और अब लियान के लिए कुछ करने के लिए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट खुद से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी ये बॉडी पुराने में कन्वर्ट करने में वो पूरी मेहनत करेगा। आसान अल्फाजों में इसकी प्यूरिफिकेशन वो खुद ढूंढेगा, ताकि लियान को इस मोटापे से छुटकारा मिल जाए। मगर तभी लियान को कुछ स्ट्रेंज लगा। वो बार बार अपने यंग मास्टर की ओर ही देखती ही जा रही थी। और आखिर में जब वो मन की बात बोली, तो हमारा एमसी कहता है कि एज टू बी एक्सपेक्टेड उस बॉडीगार्ड से, जो कि उसे अपने पास्ट लाइफ में हर एक दिन प्रोटेक्ट और गार्ड करता आ रहा था, तो उसके बिहेवियर में बदलाव पाकर तो उसका ये रिएक्शन बनना ही था। हमारा एमसी बात को घुमाता हुआ कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इससे भी और अजीब सी चीज दिखाता हूँ। जो कि सुन लियान क्यूरियस होकर बोली कि आखिर वो क्या चीज हो सकती है। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोला कि चलो डाइनिंग हॉल चलते हैं, वहाँ पर तुम्हें खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सीन डाइनिंग हॉल पर गया। वहाँ पर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने सारे शेफ को खड़ा किया था, क्योंकि अब हिसाब किताब करने की बारी है। उन शेफ्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यंग मास्टर उन्हें इस तरह क्यों लाइन में खड़ा किए हैं। तो तब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस बात को सुनकर सारे शेफ्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुए कि क्या उन्होंने नहीं किया। तो जब पर्सनली खुद उस बंदे को हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट पिन आउट करता है, तो पूरी बात भी साथ में बता देता है कि उसने फूड में पॉइजन क्यों डाला, जिससे वो अपनी एनर्जी को टेम्पररी टाइम ही इस्तेमाल कर सकता था। उस शेफ के रोंगटे खड़े हुए और उसे समझ में आ चुका था कि अब यहाँ पर बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। मगर फिर भी बेगैरतों की तरह वो कहता है कि उसने कुछ भी पॉइजन नहीं किया। जो कि सुन मेन प्रोटैगनिस्ट ये कहता है कि वही 3000 येन तुमने गैम्बलिंग में उड़ा दिए है ना, जिस पर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये बात भी कंफर्म हो जाती है। और साथ में उसके पास्ट के बारे में भी पता चलता है कि ये गैम्बलिंग का एडिक्टेड है, कि लोगों से कर्ज मांग मांग के गैम्बलिंग करता है। मगर आज तक इसने खुद को कर्जों में ही डुबाया है। और अब खुद को चारों तरफ से घेरता हुआ देखकर वो अपनी गलती को एडमिट करता है कि वो पैसों में अंधा हो चुका था। इस वजह से उन्होंने अपने कल्ट के यंग मास्टर को पॉइजन करने की कोशिश की। जो कि सुनकर हमारा एमसी अब यहाँ पर उससे एक स्ट्रेंज सा सवाल करता है, जिसमें वो पूछा कि क्या युनहो खुद यहाँ पर आया और तुम्हें लालच देकर तुम्हें इस तरह काम करने पर मजबूर किया, जिसके साथ झट से वो शेफ एग्रीड करता है। मगर तभी पलक झपकाते ही हमारा एमसी उस शेफ के सर को उसके धड़ से अलग करता है। खून यहाँ वहाँ फैल जाता है और सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले यही इंसान बात कर रहा था और अब उसका सिर उसके धड़ से अलग है। ये मंजर देखकर बाकी शेफ्स का जो हेड होता है, तो वो इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर हमारा एमसी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना करता है, जिस पर वो हेड शेफ बोला कि यंग मास्टर बहुत दयालु है, मगर किचन में जो भी ऐसा काम करता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड शेफ की ही जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसी वजह से मैं इस हादसे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जो कि सुन अब हमारा एमसी उस शेफ को उसी की ही बातों में ही फंसा लेता है। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने ऐसा कैसे किया, तो उसने हेड शेफ
को कहा कि अगर आप इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इस बात को ऐसा कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि कल्ट में जो भी इस तरह काम करेगा तो पूरी गलती मेरे फादर को उठानी पड़ेगी? तो क्या इसका मतलब ये कि अगर आप इस किचन के हेड हैं तो आप तो हमारे कल्ट के एक शेफ हैं, तो अगर आप गलती करेंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फादर को उठानी पड़ेगी? जिस पर वो शेफ कंफ्यूज हो गया और कहने लगा कि उसकी इस बात का ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो रिस्पॉन्स में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोला, वेल एंड गुड, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी बात नहीं है तो मेरे लिए वही चिकन नूडल सूप चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैंने वो खाया नहीं, तो डिनर में मुझे यही चिकन नूडल सूप चाहिए जो कि मेरा फेवरेट है। ये बोलता हुआ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट वहाँ से चला जाता है और जो ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट किचन से बाहर आया तो पीछे से लीहान एक अच्छा सा सवाल करी कि उन्होंने तो कुछ दिन पहले ही ये चिकन नूडल सूप पिया था, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बहुत टाइम हो गया है? जिस पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन बोलता है कि लीहान, सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरी इतनी छोटी मोटी बातों पर गौर देती हो, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस बात को सिर्फ तुमने ही नोटिस किया होगा। ये तुम्हारे लिए तो कुछ दिन हो सकते हैं मगर मेरे लिए ये पूरी एक सदी हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद अपनी मन पसंदीदा डिश जो खाने वाला हूँ। और देखते ही देखते अगला दिन हो जाता है और अगले दिन की शाम भी, जहाँ पर अब हमारे यंग मास्टर को अपने फादर हेवनली डीमन के साथ बाहर जंगल में शिकार करने का मौका मिलेगा। मगर एक बात को लेकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि अपने बेटे की ओर देखकर और उसके पीठ में इतना सारा सामान, तो इसी पर ही वो अपने बेटे को कुछ कम्प्लीमेंट्स दिए कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वो अपने साथ क्यों लेकर जा रहा है। जिस पर हमारा यंग मास्टर बोला कि वो इसलिए क्योंकि उसे क्या पता कि उनके फादर को हंट में मजा आए और वो एक दिन से ज्यादा गुजारे, तो प्रिपरेशन तो रखनी चाहिए ना। उसके आंखों में एम्बिशियस देखकर उसका फादर बोला कि तुम्हारी ये जो ड्रीम है बहुत ही अजीब है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बाप और बेटा दोनों जंगल में आ चुके हैं और दूर कहीं पहाड़ी के एक रास्ते में हेवनली डीमन अपने बेटे से बोले, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। जिस पर यंग मास्टर को समझ में आ गया था कि यहाँ पर उसके फादर को पता चल चुका है कि वो अपनी स्किल्स को छुपा रहा है, इसलिए उसे यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो अपने फादर से बोला कि हाँ वो अपनी स्किल्स को छुपा रहा था और एज टू बी एक्सपेक्टेड हेवनली डीमन को पता था, और वो कहता है कि मुझे पहले से पता चल चुका था। मगर एक बात को लेकर अभी भी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बिल्ली है जो कि सिर्फ हिस करना जानती है, बल्कि वो एक दानव है जो कि अपने नाखूनों को छुपा रहा है। जिस पर उसका फादर इंटरेस्टिंगली जवाब दिया कि आखिर एक दानव अपने नाखूनों को क्यों छुपाएगा। यंग मास्टर के साथ अपने फादर के लिए कोई भी जवाब नहीं हुआ, तो वो बोलने लगा कि इस पर्सपेक्टिव से उसने कभी भी नहीं सोचा। तो उसका फादर उसको थोड़ा सा तंग करते हुए बोलता है कि तुम बिल्ली ही हो जिसको सिर्फ हिसिंग करना ही आता है। और अब उसके फादर अपने बेटे से बोले कि वो स्वॉर्डिंग स्वॉर्डमैन आर्ट को कितना सीख चुका है, क्योंकि जिस मार्शल आर्ट का वो इस्तेमाल कर रहा था तो वो स्वॉर्डिंग स्वॉर्ड्समैन आर्ट थी। और अब ये स्वॉर्डिंग स्वॉर्ड्समैन आर्ट क्या चीज है, तो ये इसके बारे में हमें यंग मास्टर बताता है कि इस मार्शल आर्ट को हर एक जनरेशन के न्यू डिसाइपल्स को सिखाया जाता है जो कि हेवनली डीमन बनने के लिए सेलेक्ट हुए होते हैं, यानी कि उनके सक्सेसर। और बेसिकली ये वो टेक्निक है जिसको सुप्रीम मास्टर्स भी परफॉर्म करना जानते हैं। तो अगर वो यहाँ पर अपने बाप से कुछ छुपाएगा तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को पता है कि उसके लगने वाले हैं। विदाउट हेजिटेशन वो इस बात को रिवील किया कि उसने पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। तो पलक झपकाते ही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर अटैक होता है, जो कि सरप्राइजिंगली और किसी ने नहीं बल्कि उसके फादर हेवनली डीमन ने खुद किया है। इस पर जब हमारा यंग मास्टर इसका रीजन पूछे तो उसका फादर बोला कि तुम वाकई में इस मार्शल आर्ट को पूरी तरह से सीख चुके हो। मगर अभी भी जब वो ये बोलता है कि अगर उसने झूठ बोला तो ये अटैक उसको काफी ज्यादा घायल भी कर सकता था। तो हेवनली डीमन कल्ट के लीडर होने के नाते कहने लगे, कल्ट के लीडर से कोई भी झूठ नहीं बोलता, और अगर तुम झूठ बोलते तो तुम्हें अपनी पनिशमेंट मिल जाती। मगर इसका जवाब भी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ होता है। वो मक्खन लगाकर बोला, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो फेस उसके साथ है तो अपने फादर को बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। अगर उसके चेहरे को चोट लग जाती तो इस पर उसका फादर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जो कि देख हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट के पैरों तले जमीन घिसक गई और वो अपने मन ही मन बोला, ये लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। मगर इसी बीच उसका फादर उसे कहता है, मुझे पता नहीं कि तुम्हें किसने सिखाया है और तुम्हें सीखने में कितना टाइम लगा है, मगर इस एज में तुमने ये सोरिंग सोल्डमैन आर्ट सीखी है तो ये वाकई में काबिले तारीफ है। और इस बात से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ मेमोरी में उसने कभी भी ये इस तरह की तारीफ अपने फादर के मुंह से नहीं सुनी थी। मगर आज पहली मरतबा अपने फादर के मुंह से तारीफ सुनकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और थोड़ा दूर आगे जाकर वो अपने फादर को थैंक यू भी बोलता है, वो भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ। और अब थोड़ा और दूर जाने के बाद जब वो अपने फादर से सवाल किए कि उन्होंने हंटिंग कहाँ से सीखी है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने ये चीज खुद सीखी हो, तो इस पर हमारे यंग मास्टर के फादर रिवील करते हैं कि उन्होंने ये अपने भाई से सीखा है। जिस पर यंग मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका एक अंकल भी है। अगर
मगर बाद में जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का फादर ये भी रिवील करता है कि उन्होंने खुद अपने भाई की जान ली थी, तो ये सारी बात हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए क्लियर हो जाती है कि आज तक उसने अपने अंकल को अपनी आंखों से क्यों नहीं देखा। और साथ में ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि बाहर से इंसान कितना भी सख्त क्यों नजर ना आ रहा हो और वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मगर अंदर ही अंदर उसके इसी ताकत के पीछे बहुत बड़े और गहरे जख्म होते हैं। और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक ऐसी बात बोला जिससे उसके फादर भी हैरान रह गए। उसने कहा कि आपने बहुत ठीक किया, आपने गलत बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अगर आप ना करते तो शायद मेरा जन्म ना हुआ होता। मगर मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे बारे में ये ना सोचे कि ये कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा कि आपके साथ और कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे भी लगता है कि अगर सिचुएशन ऐसी बनती है, वो भी अपने इस तरह भाई को साथ लेकर, जो कि एक विशियस पर्सन है, वो किसी पर भी दया नहीं कहा था, तो मुझे इस तरह का स्टेप उठाने से और कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर मुझे उठाना पड़ा तो मैं आज या कल को भी उठा सकता हूँ। तो होपफुली आपको मेरी बातों से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस पर थोड़ी देर के लिए बाप और बेटे के बीच में सन्नाटा फैल जाता है। अगर तभी हेवनली डीमन बीच में बोले तो क्या तुम सिर्फ उसके पीठ पीछे बात कर सकते हो, या तुम्हें हिम्मत है कि उसके सामने ये बात बोलो, क्योंकि इस तरह की बात कहने में बहुत ज्यादा लोग हिचकिचा जाते हैं। और अब जबकि तुमने बता दिया है कि तुम मेरा ही खून हो, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम अपने भाई से डरोगे नहीं, क्योंकि अगर दया खाओगे तो मारे जाओगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तुमने कहा तो अपने बात पर डटे भी रहोगे। इतने इंटेंस कन्वर्सेशन के बाद हम देखते हैं कि बाप और बेटा दोनों सफर के लिए दोबारा निकल जाते हैं। और बीच सफर में ही हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से पता चलता है कि उसने इससे पहले वाली लाइफ में बहुत सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था, मगर उसकी शादी नहीं हुई, तो वो इसके बारे में बता नहीं सकता कि अभी तो वो दोबारा पास्ट में आकर अपनी गलतियों को सुधार रहा है, लेकिन उस वक्त वो अपने फादर के लिए कैसे एग्जिस्टेंस रहा होगा। यही सोचते सोचते तो वो आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जो कि देख हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वो अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो रुके क्यों। इसी बात को जब वो अपने फादर से पूछता है तो सिंपली उसे जवाब सुनने को मिलता है कि उनका खाना यहाँ पर है, इसलिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। उसे सिग्नल मिल गया कि वो अपने फादर को कैसे इम्प्रेस करेगा, तो वो जल्दबाजी में कहता है कि चलो जल्दी से उसे मारने के लिए चलते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में उसका फादर कहता है कि वो उस शिकार को कैसे मारेगा जिसको वो देख नहीं सकता। एक पल के लिए हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए बात काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी कि वो यहाँ पर अब क्या कर सकता है। तो इसी बीच उसका फादर बोला कि अपनी आंखें बंद करो और जैसा मैं बता रहा हूँ तो वैसा ही करो। तो विदाउट अ डाउट हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट वैसा ही करता है। उसने जो ही अपनी आंखें बंद की तो सामने से उसका फादर अब उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करने लगा। वो उसे एक तरीका सिखाता है जिसकी मदद से वो अपने आने वाले वक्त में अपने एनिमीज के लोकेशन के बारे में पता लगा सकता है। वो नाम तो इसे एनर्जी फ्लो कहते हैं, लेकिन लोग इसे वाइब्रेशन इन दी एयर भी कहते हैं, क्योंकि इसी वाइब्रेशन को फील करके मार्शल आर्ट्स अपने एनिमीज के लोकेशन के बारे में पता लगा लेते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट टाइमर को डिफिकल्टी होती है, तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को भी हो रही थी, मगर टीचर तो था उसका फादर, जो कि एक हेवनली डीमन है, तो उसकी गाइडेंस से वो थोड़ी देर में ही उस थ्रेट को बाहर निकाल देता है, जिसको वो आसपास फैलाता है और आगे जाकर वो एक पेड़ से टकराता है। जो ही वो ये बात अपने फादर को बताए तो वो कहने लगे कि इस जगह को अच्छी तरह से छान लो, क्योंकि हमारा शिकार यहीं पर ही है। उसने अपनी फादर की बात मानी और वो उसी तरह ही करने लगा। हाँ, टाइम लगा तो लगा, लेकिन आखिरकार वो अपने शिकार को, जो कि एक वाइल्ड बोर होता है, तो वो उसे अपने फादर के गाइडेंस की मदद से, जो कि वो पहली मर्तबा सुन रहा था, तो वो उसका पता लगा लेता है। अपनी शिकार की खोज करने में और उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने में टाइम लगा, मगर जब उसने ये बात अपने फादर को बताई तो इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हुए। और उनकी इस हैरानियत का पता भी हमें पता चल जाता है जब अपने बेटे से कहा कि पहले में उसे भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी इस शिकार की आइडेंटिटी कंफर्म करवाने में, लेकिन हमने पहली बार में ही कुछ डिटेल्स सामने रखी जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। अपनी तारीफ सुनकर वो बोला कि वो एक टैलेंटेड टीचर के अंडर है और ऊपर से उनका टीचर उसका फादर ही है। इतना टैलेंट तो उसके पास होना ही चाहिए। जो कि सुनकर उसका फादर इमोशनलेस खड़ा होता है और इसी में ही शाम हो जाती है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उस बोर को तैयार कर रहा था, जो कि देख उसका फादर पूछने लगा कि क्या ये वाकई में उसका फर्स्ट टाइम है, क्योंकि देखने से तो वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला लगता है। तो बात को अवॉइड करने के लिए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोला कि उसने जस्ट ये किताबों से सीखा है, मगर फिर भी किताबों से सीखने वाले इतने परफेक्ट नहीं होते। तो शक को खत्म करने के लिए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट वो बात सारी रजाई पर डालता है, जो कि वो अपने फादर के बैठने के लिए लाया है, और ये काम आई तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुआ। मगर बातें करते करते हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ये भी रिवील करता है कि ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे अपने फादर से एक फेवर चाहिए था। तो कंक्लूजन में पढ़ता उसका फादर बोला कि क्या वो यहाँ पर उसे इम्प्रेस करके सक्सेसर की सीट पर बैठना चाहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पर
हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रिवील करता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि उसके फादर को इस तरह मक्खन लगा के राजी नहीं किया जा सकता, और अगर उसे सक्सेसर ही बनना है तो उसमें उसकी फादर की कोई भी मदद वो नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये काम वो खुद अकेले भी कर सकता है। हेवनली डीमन अपने बेटे को इस तरह कॉन्फिडेंट देखकर अब उससे रीजंस पूछता है कि वो उसके साथ आखिर हंट पर क्यों आना चाहता था, जिस पर वो बताता है कि इसके लिए उसके पास 2 रीजंस हैं, जिनमें से पहला वो अपने फादर से कुछ न कुछ सीखना चाहता था जो कि उसको स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करे, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हुआ। और जब दूसरे रीजन के बारे में उसके फादर ने पूछा तो इससे पहले वो जवाब दे तो वो अपने फादर के लिए कुछ चीजें क्लियर करना चाहता है, जिनमें से पहला तो ये था कि उसको सक्सेसर बनने का शौक अभी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये कि अभी सक्सेसर अगर वो बनना चाहता भी है तो उसके फादर तंदुरुस्त है। और तीसरा पॉइंट दूसरे के साथ रिलेटेड है कि वो अपने यूथ को बर्बाद नहीं करना चाहता, उसको सक्सेसर की सीट से ज्यादा उनके मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्ट है, वो भी कोई साधारण नहीं बल्कि जो हेवनली डीमन सीखता है, द 9 कैलेमिटीज। अब ये मार्शल आर्ट के नाम से ही हम बता सकते हैं कि काफी धांसू मार्शल आर्ट है। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इसको इसलिए सीखना चाहता है क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव हुआ मुंगी को मार डालना है, और उसे जस्ट ये मास्टर करना है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि पास्ट में उसने अपने फादर को भी मरा हुआ पाया था, वो भी 9 कैलेमिटीज को मास्टर करने के बावजूद भी। तो उसे अपनी लिमिट के बियॉन्ड जाना है, यानी कि 9 कैलेमिटीज के अलावा भी उसे हर तरह की मार्शल आर्ट सीखनी है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव में सफल हो जाए। बट वो ये सारी बातें अपने फादर को बताता नहीं, वो जस्ट कहता है कि वो अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, और ये फर्स्ट टाइम है कि बाप और बेटा इस तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस बात से उसके फादर को कोई भी शक नहीं हुआ और वो उसकी बात के साथ एग्रीड हो जाते हैं, मगर ये भी कहकर कि उसका ये एटीट्यूड उसे जल्दी ही मरवा डालेगा। मगर जहाँ तक हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की बात हो रही है तो उसके हिसाब से ये ट्रिप बिल्कुल भी वेस्टफुल नहीं गया, जिसमें से पहला उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, दूसरा ये कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन उसका फादर है तो फादर के साथ भी टाइम स्पेंड करने का उसे मौका मिला, और तीसरा ये कि उनके एक्सपीरियंस के साथ वो कीप अप कर पा रहा है, यानी कि कुछ न कुछ तो उसे सीखने को मिला। और यही रीजन अपने फादर को बताकर वो अपने फादर को एकदम चुपचाप खड़ा करने पर मजबूर करता है, जो कि देख हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन कहता है कि पास्ट में उसे अच्छी तरह से याद है कि फादर के साथ उसके साथ कोई भी इस तरह प्रेशियस मेमोरी नहीं गुजरी, और अगर कोई भी गुजरी है तो वो जस्ट खौफनाक थी और वो मेमोरीज काउंट नहीं की जाती। तो यहाँ पर वो कुछ मेमोरीज भी बनाएगा, मगर अपने फादर के सेक के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में उसे ये बात रिग्रेट ना हो। तो इसी कन्वर्सेशन के बीच वो नोटिस करते हैं कि रात से सुबह हो चुकी है और अब जाने का वक्त आ गया है। सारा सामान वो समेट लेते हैं, लेकिन उसका फादर उसे रोक कर कि अभी जाने का टाइम नहीं, क्योंकि जैसा कि उसने बोला कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के साथ आया है तो उसकी अपनी भी एक ख्वाहिश है कि वो यहाँ से जाने से पहले एक टाइगर को मारना चाहता है। इससे उसका फायदा भी होगा क्योंकि एक्सपीरियंस उसे सीखने को मिलेगा। तो वो अपने बेटे को काफी जोर से कहता है कि एक ही जगह खड़े रहकर क्या दिखाना चाहते हो, मर्द बनो और मेरे साइड टू साइड चलो, जिसके साथ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट विद इन अ सेकंड एग्रीड भी हो जाता है। उस लोकेशन पर दोबारा वापस आकर हमें ये पता चलता है कि उसके फादर को पहले से ही उस टारगेट के लोकेशन के बारे में पता है, मगर वो पर्सनली चाहते हैं कि उस टारगेट को अब उसका बेटा ढूंढ निकाले, क्योंकि जैसा अभी तक वो करता आ रहा है तो उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। लेकिन पहली मर्तबा उसने कहा था कि अपनी की को रिलीज करके उसे एक डोर बनाना है, मगर यहाँ पर टारगेट बहुत दूर है। तो अभी उसको क्या करना है कि उसे अपनी की एनर्जी को विंड के साथ मिक्स करना है। अब ये वो कैसे करेगा तो ये तो उसका पता खुद लगाना होगा। तो जो ही उसे पॉइंट्स मिलते हैं तो वो वैसा करने लगता है, मगर जैसे कि एक बिगिनर के लिए पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है तो वो खुद को इसमें फंसा हुआ पाता है, मगर बाद में थोड़ी और मेहनत और मुशक्कत से वो इसका ट्रिक समझ जाता है कि यहाँ पर उसको हवा के साथ साथ चलना नहीं बल्कि उसको घेर लेना है, वो भी अपनी की से, और वो खुद ब खुद हवा की डायरेक्शन के साथ उस टारगेट को टच भी कर लेगा। तो जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया तो वो उस टाइगर को दोबारा टच करता है, जिस पर अब वो काफी शौकली तरीके से कहा कि ये तो सच में एक टाइगर है। अपने बेटे के टैलेंट को देखकर उसका फादर चौंक जाता है, क्योंकि वो चीजों को काफी जल्दी सीख लेता है, और इसी टैलेंट को अगर वो वेस्ट नहीं करता तो वो आगे जाकर इसकी जो जितनी भी डोर उसने पहले बताई थी तो वो बना सकता है, मगर ट्रेनिंग से। और जितना वो डोर बनाएगा तो उसके सर्वाइवल के चांसेस इतने ज्यादा बढ़ेंगे, और वो रियल सिचुएशन में भी इसको इस्तेमाल कर पाएगा। जब दुश्मन उस पर कोई स्नीक अटैक करेगा तो डोर से टकराकर उसे उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, और अपनी फादर की सजेशन के साथ वो टोटली एग्रीड करता है। और अब टाइगर को सक्सेसफुली मार डालने के बाद दोबारा से रात हो जाती है और ये उनका दूसरा दिन होता है। अब यहाँ पर मनोरंजन के लिए उसका बेटा पहले से ही कुछ लेकर का बंदोबस्त कर चुका था, क्योंकि उसने पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था कि सिचुएशन आ सकती है कि बाप और बेटा एक दिन से ज्यादा वक्त गुजार सकते
हैं तो लिकर को पीते वक्त उसका फादर अपने बेटे की ओर देखकर एक चीज को नोटिस करता है कि वो लिकर को अच्छी तरह से पी नहीं पा रहा, और इस बात को खुद मेन प्रोटैगनिस्ट भी कहता है कि ये लिकर उसके लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जो कि सुनकर उसका फादर बोला कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो लिकर को स्ट्रॉन्ग बोले और खुद को डिग्रेड करे। मगर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी जवाब देने में हिचकिचाता नहीं और वो बोला कि लिकर पीने से अच्छा कि उसके साथ एक विशेष हार्ट हो तो ये एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए ज्यादा मायने रखता है। और अब विशेष हार्ट का सुनकर उसका फादर थोड़े से अजीब अंदाज से कहा कि एक विशेष हार्ट तुम्हें क्या लगता है कि एक बच्चों का खेल है? अगर तुम्हें लगता है कि एक विशेष हार्ट हर किसी के पास यानी कि तुम्हारे साथ हो सकता है तो क्या तुम मुझे मार सकते हो अगर मैं तुम्हें बोलूं? जिस पर सामने से तो वो डिसएग्रीड करता है, मगर अंदर ही अंदर वो बोला कि अगर उसके साथ रीजंस हो वो भी अपने फादर को मारने के लिए तो वो जरूर इस काम में हिचकिचाएगा नहीं। मगर अपनी बात को दोबारा वापस लेकर कि वो अपने फादर के साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन कर रहा है और ये उसका मौका भी है तो वो अपनी लाइफ को ज्यादा कीमती क्यों समझ रहा है। तो अब बात आती है कि वो अपना प्रॉपर जवाब दे। उसने पहले तो कहा कि नहीं, तो वो दूसरी कंडीशन के साथ चलने का कहता है जो कि स्ट्रॉन्ग लिकर के बारे में कंप्लेन ना करना और अपने जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर को डिग्रेड ना करने का था। ये जवाब सुनकर डिमोनिक कल्टीवेटर अपने बेटे की ओर बड़े ही अजीब अंदाज से देखते हैं, मगर अभी हमें रीजन पता नहीं चलता कि वो ऐसे क्यों देख रहे थे। तो इसी बीच हमारा सीन शिफ्ट होकर दोबारा डिमोनिक पवेलियन पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को जो कि कल्टीवेट कर रहा था वो भी अपनी फादर की बताई हुई टेक्निक को जो कि अपनी की को हवा के साथ मिक्स करके वो अपने टारगेट के लोकेशन के बारे में पता लगा सके। तो बड़ी ही मेहनत और मुशक्कत की कल्टीवेशन के बाद वो बोला कि अभी फिलहाल के लिए वो 3 से 4 तो वो भी की डोर काफी आराम से बना सकता है और साथ में वो अपनी एनर्जी को हवा के साथ फ्यूज भी कर सकता है। यानी कि अगर वो इसी तरह ही चलता रहा तो फादर की बात जो कि उन्होंने वहाँ पर उस जंगल में बताई थी कि उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो वो एक साथ 10 डोर भी क्रिएट कर सकता है, जिसका एडवांटेज उसे ये होगा कि जो भी स्नीक अटैक करेंगे या फिर कोई असैसिन तो वो उनके लिए बिल्कुल एक न्यूट्रलाइजर की तरह काम करेगा। यानी कि उनकी स्टेल्थ बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। वो जो ही उसके करीब आएंगे तो उसे विदिन अ सेकंड्स पता चल जाएगा कि अटैक कहां से आने वाला है। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि उसने यही विश मांगी, क्योंकि पहले में तो ये सिर्फ एक ट्रिप था, मगर उसी ट्रिप में उसके फादर से काफी अच्छी टेक्निक भी सीखने को मिली है। तो वो इस बात से जरा भी डिसअपॉइंट नहीं कि उसने वहाँ पर जाने के बजाय कोई और चीज क्यों नहीं मांगी। और अगर वो सोचे तो अगर ये टेक्निक उसके फादर ने सिखाई है तो वो उसके हाईएस्ट लेवल पर होंगे, मगर फिर भी वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में हो जाता है कि पास्ट में और फ्यूचर के फादर में कुछ भी अंतर नहीं। यानी कि इस टेक्निक के होने के बावजूद भी हुआ मुंगी उसके फादर को सक्सेसफुली मारने में सफल रहा। यानी कि मतलब ये कि इससे उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और एक चीज और जो कि उसने नोटिस की कि डिमोनिक पवेलियन काफी ज्यादा बैरियर और ट्रैप से भरा हुआ है, यानी कि जो भी बाहर से इन्फिल्ट्रेट करेगा तो तुरंत ही एनिमीज का पता चल जाता है। मगर साथ में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ये बात भी रिवील करता है कि पास्ट में उस इंसिडेंट के बाद यानी कि डिमोनिक कल्ट के खत्म होने के बाद जब इंस्पेक्शन हुई तो उसे खुद पता चला कि जो बैरियर्स और ट्रैप्स लगाए हुए थे तो वो टूटे ही नहीं। यानी कि साफ साफ बात का ये मतलब है कि अंदर से ही वह मुंगी के आने में मदद की। और यही बात उसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है कि उसके फादर के मरने के बाद आटो के आटो सुप्रीम लॉर्ड्स में से किसी ने भी रिवेंज लेने का नहीं सोचा, क्योंकि वो तो जस्ट लाश को छोड़कर वहाँ से चले गए और डेमोनिक कल्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो ये इंसिडेंट फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को पहले से पता है, तो वो किसी भी सुप्रीम लॉर्ड पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि वो उनका खूब फायदा उठाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये बात कंफर्म भी नहीं है कि ट्रेटर एक है या फिर एक से ज्यादा, मगर चाहे जो भी हो तो सच का पता पहले से चल चुका है। अब वो कोशिश होकर आगे कदम ले पाएगा और वो खुद से वादा करता है कि अगर आटो के आटो सुप्रीम लॉर्ड ही दुश्मन निकले तो वो आटो के आट को ही मार डालेगा और उनकी स्टोरी का दी एंड कर देगा, क्योंकि इससे तो वो एक फादर का अपना रिवेंज ले पाएगा और दूसरा ट्रेल के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। तभी बाहर जाते वक्त उसे लिहान की आवाज आती है, जहाँ पर कोई उसे फैटी बुला रहा था। और ये बात सुनकर वो तुरंत से बाहर चला जाता है। जब सीन हमारा बाहर आता है तो पता चलता है कि वन ऑफ द 8 सुप्रीम लॉर्ड्स में से जिसका नाम ब्लेड्समैन यांगपो है, उसके कुछ डिसाइपल्स हमारे लिहान को तंग कर रहे थे। वो भी सिर्फ इस बात को लेकर क्योंकि सेकंड यंग मास्टर यानी कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी दिनों से ट्रेनिंग कर रहा है, मगर उनको सेकंड यंग मास्टर से कुछ जरूरी बात भी करनी है, मगर उनको टाइम ही नहीं मिल रहा। तो अब आखिरकार वो तंग आकर लिहान को अब तंग करने लगे और उनको यानी कि सेकंड यंग मास्टर को बाहर घसीटने का ऑर्डर देते हैं, जिस पर एज वी एक्सपेक्टेड लिहान डिसएग्रीड करती है। मगर तभी पीछे दरवाजा खोलकर हमारा सेकंड यंग मास्टर आ जाता है, जिसको देखकर ब्लेड्समैन यांगपो के डिसाइपल बोलने लगे कि चलो
चूहा फाइनली अपने बिल से बाहर निकला और सेकंड यंग मास्टर, मैंने सुना था कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या मैं इसका रीजन पूछ सकता हूँ? कितने अचानक आउट ऑफ द ब्लू से आप इतने दिनों तक ट्रेनिंग किए, तो क्या इस खास ट्रेनिंग का मकसद मैं जान सकता हूँ या नहीं? जिस पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोला कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक हेवनली डीमन के बेटे के साथ ऐसे टोन में बात कर रहे हैं, तो इसका सारा का सारा दोष मैं अपने फादर को दूंगा, क्योंकि उन्होंने खुद टूर्नामेंट में ये ऐलान किया था कि कोई भी कल्ट का लीडर बन सकता है एज लॉन्ग एज वो इस पूरे डेमोनिक पवेलियन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो इनका ये एटीट्यूड तो बनना ही है, और साथ में वो जो डर होता है कि ये हेवनली डीमन का बेटा है, वो पूरे कल्ट के लोगों में खत्म हो गया और वो सब के सब हेवनली डीमन के बेटों को हराना चाहता है ताकि उनको सक्सेसर बनने का मौका मिले, और इसी वजह से ये इतना अकड़ के बात कर रहा है। मगर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ इतना टाइम नहीं कि वो यहाँ पर इसके साथ वेस्ट करे, तो वो सीधा मेन मुद्दे पर बात करने का कहता है, जहाँ पर वो ब्लेड्समैन यांगबो का डिसाइपल कहने लगा कि वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि इसका रीजन उसे अच्छी तरह से पता है। यान हो जिसके साथ वो टूर्नामेंट में लड़ा था, तो वो उसकी वजह से अब ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा और अब इसका हर जाना तो उसे भरना पड़ेगा। जो कि सुनकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोला कि अब तुम क्या चाहते हो कि मैं उसकी बेबी सिटिंग करूं? जिस पर ब्लेड्समैन यांगबो के डिसाइपल गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मजाक करने का टाइम नहीं और न ही वो उसे कोई जोक सुना रहा है। तो रिस्पॉन्स में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी कहने लगा कि वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है और बताने की कोई जरूरत नहीं कि उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं कि वो दोनों मजाक करें, लेकिन वो ऐसे रिलेशन की भी एक्सपेक्ट ना रखे कि वो सीरियस टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं। अब ये बात उस डिसाइपल को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती है और वो कहता है कि वो सीधा सीधा चलता है या फिर उसको घसीट के लाया जाए ताकि वो यान हो से माफी मांगे, क्योंकि उसकी बर्दाश्त की सीमा अब वो पार कर रहा है और वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पर हेवनली डीमन के बेटे को ज्यादा घायल करे। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को ये बात भी अच्छी तरह से पता होती है कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं, इनके आने का रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी इतना फारिग नहीं कि कोई किसी की अपॉलजी के लिए यहाँ पर इंसिस्ट करे। और हमें इसी के पीछे का रीजन मेन प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वो यहाँ पर अपने लॉर्ड का नाम खराब नहीं करना चाहते, और अगर ये इस टास्क में सफल हो जाता है तो यांगबो को लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और बाद में ये एक बेस्ट डिसाइबल का क्रेडिट भी ले जाएगा कि अपने मास्टर की इज्जत मिट्टी में मिलने से इसने बचाई, तो ये उसका बेस्ट डिसाइबल भी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ अपने फायदे के लिए ही आया है और अपना ही फायदा चाहता है, ना कि ये यानहो के लिए आया है। तो ये बात सीधा हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इसके मुंह पर बोलता है, जो कि सुनकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि ये जिस तरह यंग मास्टर कंक्लूजन में पढ़ रहे हैं, तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि वो कंक्लूजन से बाहर निकले, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यांगबो उसका भाई लगता है और वो ये जस्ट चाहता है कि वो वहाँ पर आकर उससे माफी मांग, मगर जरूरत से ज्यादा ही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का टाइम वेस्ट हो रहा था और बकवास बढ़ती ही जा रही थी। तो अब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इंसिस्ट करता है, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में, कि तुम लोगों की ये बकबक खत्म नहीं होती ना। अब मैं कहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर आए हो और तुम लोगों ने यहाँ पर जो हंगामा और कांड किया है, तो उसके लिए माफी मांगो, वो भी विद इन अ सेकंड। डिसाइपल्स कंफ्यूज हुए कि उनको किस चीज की माफी मांगनी है, अगर इस तरह क्या कांड किया है कि वो इस तरह गुस्से में उनसे बात कर रहा है। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोला कि वो बात ये थी कि मेरे सबऑर्डिनेट के साथ इतनी बुरी लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुमने मुझसे पूछा? नहीं ना, तो तुम इसे एक अपॉलजी ओ करते हो। तो अब तुम्हारा यहाँ पर फर्ज बनता है कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट से माफी मांगो, जिस पर वो डिसाइपल सीधा सीधा मना करता है और बात जरूरत से ज्यादा बढ़ रही थी। तो लीहान बीच में बोल पड़ी कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मगर उसको हमारा यंग मास्टर चुप करवाता हुआ कि शायद इस बात से लीहान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे जरूर पड़ता है। कोई भी उसके डिसाइपल का उसके सामने इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जस्ट साइड ही खड़ी रहो। तो अब बात वो दोबारा उस डिसाइपल से पूछा कि क्या तुम माफी मांगने वाले हो या फिर नहीं, जिस पर वो दोबारा कहने लगा कि क्या तुम मुझे कह रहे हो, लाइक मुझे तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं, वो भी इस सुअर के सामने। तो अब ये वाली गाली सुनकर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और सेकंड यंग मास्टर बोला कि अब तो तुमने हद ही कर दी, जिस पर वो डिसाइपल अब गुस्से से चिल्लाने लगा कि आप शायद अपना दिमाग खो बैठ चुके हैं। यहाँ पर एक सीरियस मैटर से आया हूँ, लेकिन आपको मजाक सोच रहा है। आपको मेरा रिस्पांस चाहिए ना, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस सीरियस मैटर को कवर करें। तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इस सुअर के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। अब यही बात तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सुनना चाहता था कि ये खुद एडमिट करे कि ये मरना चाहता है। तो अब जबकि ये उसकी एक इच्छा है, तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट दयालु बनकर कहता है कि चलो अगर यही तुम्हारी विश है तो मैं खुद यानी कि हेवनली डीमन का बेटा तुम्हारी इस विश को पूरा करता हूँ। और ये कहकर वो अपनी सोर्ड को बाहर निकालने लगता है, जो कि देख वो डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हुआ कि ये इतना सीरियस हो गया है कि जो ये बात वो कहा यानी कि मुझसे लड़ो, तो वो ये पूरा कर रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हमारा यंग मास्टर फाइट करने से पहले क्लियर करता हुआ कि उनके सारे मैटर्स को समझ रहा है कि अगर वो यहाँ पर उसके लिए आए
ये बात भी वो समझ लिया और रिवेंज लेना चाहता है, जो कि एक वैलिड पॉइंट है। मगर कोई भी यहाँ पर आकर अगर उसके सबऑर्डिनेट का मजाक उड़ाएगा तो उसको मेरी पनिशमेंट से तो जरूर गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर तुम पनिशमेंट लेना चाहते हो तो तुम तैयार रहो। वही डिसाइपल अब गुस्से में हमारे यंग मास्टर को बोलने लगा कि आप वाकई में बावड़े हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि हम इस मोटी बहस से माफी मांगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी मोटी बहस को बचाने के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हुए तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था। मगर कोई बात भी मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोला चाहे तुम इसको कुछ भी बुलाओ, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है। तो होपफुली तुम इस जवाब से सेटिस्फाई हो गए होगे। तो अब डिसाइड करो कि तुमने माफी मांगनी है, वो भी घुटने टेक कर, या फिर फाइट करना है। वो डिसाइपल गुस्सा हुआ और उसने भी अपनी तलवार निकाली तो उसके पीछे दोनों दोस्त उसे रोकने लगे, मगर वो माना नहीं, क्योंकि उसकी ईगो कुछ ज्यादा ही हर्ट हो गई है। और वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने से पहले उससे कहने लगा कि आप हैं हेवनली डीमन के बेटे, तो मैं ज्यादा आपको घायल नहीं, बस जस्ट आपका एक हाथ काट देने वाला हूँ, ताकि आपको भी तो पता चले कि हाथ ना हो तो इंसान कितना अधूरा लगता है। और तभी शायद आप यान हो के दर्द को समझ पाएंगे। तो जो ही उस डिसाइबल ने अटैक किया तो उसके पलक झपकते ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसके करीब आ जाता है और इतनी बुरी तरीके से उसे मारता है कि अपने सोर्ड को उसके मुंह के आर पार कर देता है, जिससे वो तो गया, वो तो मर गया भाई। अब चाहे वो रिवर्स कर्स टेक्निक इस्तेमाल करे या फिर जो भी, वो निकल लिया। और अभी तक अपनी तलवार उसके मुंह में धंसाता हुआ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उससे बोलने लगा, शायद तुम ये बात पूरी तरह से ना सुनो, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि अपोलोजाइज करो, तुमने मना किया और इसी मुंह से तुमने मेरे सबऑर्डिनेट की बेइज्जती की थी ना, तो अब बोलना, जरा हिम्मत तो करो, तुमसे बोला भी नहीं जाएगा। एक पैथेटिक सिचुएशन में हो तुम, सॉरी पैथेटिक मौत मरे हो, और तुम एक एपिटोम बनोगे जो कि बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल की तरह काम करेगा कि जो भी सेकंड यंग मास्टर के डिसाइपल के साथ बुरी लहजे में बात करेगा तो उसका यही हाल होगा। ये कहकर वो अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और खून के कतरे यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। और यही डिसाइपल के यहाँ पर एक दर्दनाक आंसर होता है। डॉक्टर में से एक को मरता हुआ देखकर बाकी के दोनों भी उसको उठाने लगते हैं और उठाते उठाते वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को धमकी भी देते हैं कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपने कभी सोचा नहीं ना, तो अब तैयार रहिएगा। क्योंकि सुन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोलने लगा, ओह तुम दोनों की जबान भी कैंची की तरह चलती है, लगता है तुम्हारा मुंह भी बंद करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं तुम्हारी ये बातें इसके साथ मिलती जुलती है, तो क्या तुम सेम फेट से गुजरना चाहते हो? जो कि सुनकर उनकी हवा टाइट हो जाती है। और जो भी यहाँ पर हुआ और जो उसने कहा कि जो भी आज से यंग मास्टर के डिसाइपल के साथ बदतमीजी से बात करेगा तो उसका यही हाल होगा, तो ये यहाँ वहाँ फैला दे। और अगर उन दोनों ने ऐसा नहीं किया तो शाम में उन दोनों के साथ मुलाकात होगी। ये बोलकर वो दोनों को वहाँ से भगा देता है। तब पीछे से लिहान बोलने लगी कि आखिर यंग मास्टर इतना आगे क्यों गए, उस जैसी लड़की के लिए वो इतना आगे कैसे जा सकते हैं। जिस पर हमारा यंग मास्टर अपने मनी मन कहने लगा, लिहान तुम कितनी ज्यादा इमोशनल हो, तुम इमोशनली डैमेज हुई, सॉरी ये कुछ मीम की तरह लगा, लेकिन ये यहीं पर ही लिखा हुआ था। अगर हम इसे यूँ बोलेंगे कि तुम इतना इमोशनली हर्ट हुई, अगर तुम मेरे बारे में सोच रही हो तो तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। हमारा यंग मास्टर लिहान से कहा कि वो ये उसके लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए कि जो मरना डिजर्व करता है, तो उसको मौत के घाट उतार दिया। मगर एक रीजनेबल सी बात बताते हुए कि ब्लेड्समैन सुप्रीम लॉर्ड इस बात को जाने नहीं देंगे, जो कि सुनकर वो हमारे यंग मास्टर को सोचने पर मजबूर कर देती है। और वो कुछ सेकंड के लिए सोचकर कि उसके लिए ये रीजन वैलिड है कि लिहान इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों है, क्योंकि जिस डिसाइपल को यंग मास्टर ने मारा है तो वो वन ऑफ द 8 सुप्रीम लॉर्ड का एक डिसाइपल है, जो कि इस बात को जाने नहीं देगा। और हर एक सुप्रीम लॉर्ड के साथ अपनी अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक और स्ट्रॉन्ग डिसाइपल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पावर, जिसको हेवनली डीमन भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो डरना तो बनता है, मगर वो ये बताता हुआ कि लिहान तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर आएगा ही नहीं और इस मैटर में वो इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में वो खुद ही फंस जाएंगे। इससे उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, सीधा उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि बाद में इल्जाम भी लग सकता है कि सुप्रीम लॉर्ड ब्लेड्समैन अपने डिसाइपल को अच्छी तरह से नहीं सिखा पा रहा है। तो उन तक काउंटरली तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचना नहीं, बल्कि तुम्हें रिलैक्स होना है। और ये जो सब मैंने किया, तो इसको ऐसा समझो कि ये यहाँ पर हुआ ही नहीं, और तुम्हें मेरे बारे में इतना घबराने की अब आज से कोई भी जरूरत नहीं है। और जाते जाते हमारे यंग मास्टर अपने मनी मन में एक बात तो बता के चले जाते हैं कि उन तक काउंटरली कि यहाँ पर इस डिसाइपल को मारने के बाद उसे एक पॉइंट मिला
है, वो भी एक रिस्पेक्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर जो भी सिचुएशन हुआ, अगर वो बाकी दो डिसेबल्स बिल्कुल सेम टू सेम समझाते हैं तो लोग कोशिश होने लगेंगे और सारे लोगों तक ये खबर पहुँचा देंगे, यानी कि एक वायरस की तरह ये फैल जाएगा। लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करने लगेंगे और कुछ लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाएगा, क्योंकि जिस डिसेबल को हमारे यंग मास्टर ने मारा है तो वो ब्लेड्समैन का डिसेबल है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर से फाइटिंग सीख रहा था। एक को तो मौत के घाट उतार दिया और दूसरे का हाथ तोड़ दिया, तो लोगों की नजरों में यंग मास्टर की रेपुटेशन और भी बढ़ जाएगी। अगर ये बात सेम टू सेम A to Z वो लोग बताते हैं तो। मगर तभी पीछे से हमारी लीहान हमारे यंग मास्टर को थैंक यू बोलती हुई कि वो काफी ज्यादा खुश हुई कि यंग मास्टर ने उसके साइड लिया और उसके हक के लिए खड़े रहे, तो इससे हमारा यंग मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो कहने लगा कि हमेशा इसी तरह ही हंसती रहना और याद से इस फेवर को कभी भी अपनी जिंदगी में भी मत भूलना। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हुआ और आधी रात को हमारे यंग मास्टर अभी तक जागे हुए हैं, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इन दोनों बातों के बारे में सोचकर काफी ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। कि पहला कि पिछली लाइफ की डिफीट में वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो गए थे कि वो एक ही जगह पर बैठकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते थे अगर वो अपनी लाइफ में एक गोल को सेट ना करते, जो कि हुआमुंगी से बदला लेना था। और दूसरा कि अगर उसे इस ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक के बारे में पता ना होता और पता ना चलता तो उसकी लाइफ अब कैसी होती, क्या वो खुद को मार दिया होता या फिर हुआमुंगी के हाथों मारा जाता। इन्हीं दो बातों के बारे में हमारा यंग मास्टर सोच रहा था कि साइड से उसे एक ऐसी ऑरा फील होती है जिसको फील करने में उसे टाइम लगता है। हालांकि वो इस टेक्निक को अच्छी तरह से सीख चुका था, जिसमें वो टारगेट की लोकेशन के बारे में पता लगे और उसकी स्टेल्थ के बारे में भी। अगर यहाँ पर तो उल्टा हुआ और वो इसी बात को लेकर डर जाता है, आखिर ये कौन हो सकता है। तो जो ही वो मुड़कर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि वन ऑफ द 8 सुप्रीम लॉर्ड्स ब्लेड्समैन थे, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थे। अब एक साथ में उसके दिमाग पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस सिचुएशन में वो क्या करे, क्या उसे डोज करना चाहिए या फिर वो डोज कर भी पाएगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस इनकी सोर्ड और मेरी गर्दन के बीच में है तो छू कर ही ये मेरी गर्दन को उड़ा सकते हैं। तो क्या मुझे रिएक्ट करने का मौका मिलेगा, ये इसी के बारे में सोच ही रहा था कि लॉर्ड ब्लेड्समैन अपनी सोर्ड को नीचे करते हैं। जो ही उन्होंने अपनी ब्लेड को नीचे किया तो वो बैठकर हमारे यंग मास्टर से बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर यंग मास्टर ने कहा वो बेवकूफ की तरह एक्ट कर रहा था। और अब क्या आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूं कि मैं फूल्स के साथ बात नहीं करता और न ही उस पर टाइम वेस्ट करता हूँ, जैसे कि आप बेवकूफी कर रहे हैं। आपको पता भी था कि उसकी गलती भी हो सकती है, मगर सोचा ही नहीं और यहाँ पर भागते हुए चले आए। इस पर रिएक्ट करता हुआ ब्लेड्समैन दोबारा गुस्सा हो जाता है और कहता है, लगता है तुम्हारी गर्दन काट ही देनी चाहिए। तेरी बाप की तिरछी आंखें खुद को समझता क्या है, अभी तेरी गर्दन उड़ा देता अगर तेरी बाप की तिरछी आंखों से डरता नहीं। अगर मैं टेस्ट भी करना चाहता हूँ। इसके रिस्पॉन्स में हमारा यंग मास्टर काफी हिचकिचाते हुए बोला, तो अगर आप इसी तरह ही मेरे फादर की तिरछी आंखों के बारे में सोचते रहे तो मुझे नहीं लगता कि अपनी सोर्ड को चला भी पाएंगे। रीजन वैलिड लगा और वो अपनी सोर्ड को नीचे करते हैं, लेकिन नीचे करते वक्त वो एक रेशो बनाते हैं जिसमें वो उसका परसेंटेज बताता है कि उसका बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है, जिसमें ब्लेड्समैन खुद को यंग मास्टर से ऊपर रखते हैं। मगर फिर भी इस पैराग्राफ की थोड़ी सी परसेंटेज को भी वो देखकर खुश हुआ और कहने लगा, चाहे आप उसके लिए एक इम्पोर्टेंट बंदे ही क्यों न हो, मगर खून पानी से गाढ़ा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी नजरों में आपकी वैल्यू मुझसे ज्यादा होगी। जिस पर अगेन ब्लेड्समैन बोलने लगे, तो यही तो मैं बोला, चलो टेस्ट करते हैं। मैं तुम्हारे सिर को काट डालूंगा और अपने हाथों से खुद हेवनली डीमन के सामने पेश करूंगा, फिर ऊपर से तुम देखना कि किसकी वैल्यू किससे ज्यादा है। तो हमारे यंग मास्टर दोबारा से घबराते हुए बोलने लगे, कर दी ना बेवकूफों वाली बात। इस पर ब्लेड्समैन दोबारा से गुस्सा हुए और वो कहने लगे, बच्चे तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अगर तुम्हें शक हो रहा है तो मैंने कहा ना, टेस्ट करते हैं कि तुम्हारे सिर में काट कर खुद पेश करूंगा और फिर आगे का आगे देखा जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं। क्या तुम इस ऑफर को स्वीकार करते हो या नहीं? जो कि सुनकर यंग मास्टर की तो फट जाती है और वो कुछ बोल भी नहीं पाते। मगर ब्लेड्समैन को शांत करने के लिए वो बीच में बोलता है कि नहीं, टेस्ट आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपकी बात के साथ एकदम एग्रीड हूँ। लेकिन आपको भी एक बात का पता होना चाहिए कि उनके 2 बेटे हैं और आप अकेले। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो आप ही जरूर फंस सकते हैं। जो कि रीजन देखकर ब्लेड्समैन को ये वैलिड पॉइंट लगा और वो कहने लगा, चलो अच्छी बात है कि तुम मेरे डिसेबल की तरह बेवकूफ नहीं हो, वरना जिस तरह से तुमने उसे मारा है तो यहाँ पर तुम्हें ही मौत के घाट उतार देता। जिसके रिस्पॉन्स में हमारे यंग मास्टर थोड़ा सा मक्खन लगाता हुआ कहने लगा कि क्यों खुद को डिग्रेड कर रहे हैं। अगर आपका डिसेबल आपकी तरह होता, वो भी थोड़ा सा परसेंटेज के लिए, वो आज जिंदा होता और इस तरह बेवकूफी ना करता। मैं खुद भी नहीं चाहता कि एक लॉर्ड खुद को डिसेबल के साथ कंपेयर करे और डिग्रेड करे। तो
जवाब में ब्लेड्समैन बोलने लगे, बच्चे बातों से तो बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह लगते हो जिसने अपनी जिंदगी मिसफॉर्चून के साथ गुजारी है। मगर मैं बताऊं कि मैं भी एक मिसफॉर्चून वाला बूढ़ा आदमी हूँ जिसकी किस्मत हमेशा खराब रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कभी भी ना मिले, और अगर मिले भी तो थोड़ा थोड़ा करके मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में आप या मैं कुछ रिग्रेट करे। तो होपफुली मुझे यहाँ पर दोबारा आने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही कोई रीजन मिलेगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मगर जो ही वो वहाँ से चले गए तो हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के रिएक्शन में बदलाव पाते हैं, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। मगर फुली उनके जाने के बाद और ये फील करने के बाद कि आसपास अब कोई नहीं, तो अपने दर्द के पीछे का रीजन बताता है कि उसको कुछ बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। और वो जैसे ही उसने अपने कपड़े ऊपर किए तो हम देखते हैं कि कुछ निशान बने हुए हैं जो कि अभी अभी ताज़ा बने हैं, और इससे हमारे यंग मास्टर को कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। तो अब ये निशान कहाँ से बने, तो ये भी हमें तब पता चलता है जब आप लोग इस पैनल पर गौर डालो। ये वही मोमेंट है जब वो आए और बोलने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके उसे पैट भी कर रहे थे, वो भी अपनी बड़ी सी तलवार की मदद से। लगता तो ऐसा है जैसे कि वो उसकी अटेंशन लेना चाहता था, मगर सिर्फ टच करने से इतना ज्यादा घाव तो हमारा यंग मास्टर समझ जाता है कि जिस तरह उसने ब्लेड्समैन लॉर्ड के बारे में सुना था तो वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो दिखते तो ऐसा है कि वो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं और वो उसके बारे में सोचते नहीं। अगर आज जो उसके साथ हुआ तो इससे वो गारंटी के साथ बता सकता है कि लॉर्ड ब्लेड्समैन इतने बेवकूफ भी नहीं। वो प्लान बनाकर आते हैं और सोच समझ के बात कहते हैं ताकि मारने का मौका भी मिले और उनकी जान भी बच जाए, क्योंकि वो एक चालाक लुमड़ी की तरह आकर यहाँ पर मुझे मौत की दावत दे रहे थे और मुझे लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। मगर अब जाकर मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि वो इसी इंटेंशन के साथ आए थे कि उन पर मेरा काफी अच्छा इंप्रेशन गया। वो देखना चाहते हैं कि यंग मास्टर इतने कम टाइम में कैसे बदले और इतना बड़ा बदलाव उनकी जिंदगी में आखिर कैसे आया। और इसके अलावा जैसे कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने ये भी बताया कि पास्ट में डिमोनिक पवेलियन में कोई ट्रेटर था, तो अगर उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि किसी लॉर्ड सुप्रीम पर वो यकीन नहीं करेगा, तो अगर पहला टारगेट यही ब्लेड्समैन है तो उसे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी चीजें शुरू होंगी तो उतना ही सब कुछ धीरे धीरे करके साफ और आसानी से समझ में भी आएगा। और साथ में उनकी हर एक बात पर गौर डालकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ये आराम से कह सकता है कि वो यहाँ पर उसको टेस्ट करने के लिए भी आए थे, क्योंकि जो विश उसने ली थी वो भी अपने फादर के साथ हंट पर जाने की, तो वो काफी ज्यादा इससे इम्प्रेस हुए और यूनिक लगी, तो खुद एज अ टेस्टामेंट चेक करने के लिए भी वो यहाँ पर आए हैं। इसलिए तो वो यहाँ पर ज्यादा कुछ करके नहीं गए, क्योंकि वो बहुत कुछ कर भी सकते थे अगर उनको मौका मिलता। तो इसका मतलब कि उसके हर एक एक्शन पर सब लोग नजर रखे हुए हैं, और जिस तरह के ब्लेडमैन इम्प्रेस होकर यहाँ पर आया, तो इस तरह बाकी लोगों पर सेकंड यंग मास्टर का इम्प्रेशन काफी अच्छी तरह से पड़ा होगा, और वो भी सेकंड यंग मास्टर को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो सकते हैं, जो कि दोबारा से अपने टैलेंट को और भी ज्यादा अच्छा करने की ट्रेनिंग कर रहा था। मगर तभी उसे एक ऐसी प्रेजेंस फील हुई जिससे वो झट से ऊपर छत पर चला जाता है, और वो प्रेजेंस और किसी की नहीं बल्कि हेवनली डीमन यानी कि उसके फादर की थी। जो ही हेवनली डीमन अपने बेटे को देखा तो वो उससे बोलने लगता है, मैंने खबर सुनी और वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सुप्रीम लॉर्ड ब्लेड्समैन मेरे पास खुद आए थे। ये बात सुनकर मेन प्रोटैगनिस्ट भी बहुत हैरान हो जाता है, और साथ में हेवनली डीमन उसे ये भी बताता है कि ब्लेड्समैन चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को सजा दूं। यही बात हेवनली डीमन को बहुत ज्यादा हैरान कर गई, क्योंकि लॉर्ड ब्लेड्समैन को वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कभी भी अपने एक डिसेबल खोने पर ऐसी रिक्वेस्ट तो हेवनली डीमन से कभी करने के लिए नहीं आए, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा अजीब है। और इस बात से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ब्लेड्समैन यहाँ पर उसके और उसके फादर के बीच में रिलेशन भी देखना चाहते हैं, और साथ में वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या हेवनली डीमन उसे एक सक्सेसर की नजर से देखते हैं या नहीं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हेवनली डीमन अपने बेटे को किस टाइप की सजा देंगे। मगर तभी उसके फादर बीच में बोल पड़े, मुझे याद है कि तुमने हंटिंग के टाइम मुझसे एक सवाल किया था कि मैं कौन से सुप्रीम लॉर्ड पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो उस टाइम तो मेरे साथ कोई जवाब नहीं था, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पर भी यकीन नहीं करता। ये सुनकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मानो एक सेकंड के लिए सदमे में चला जाता है, और बाद में उसका फादर ये भी बोल के कि हंट के टाइम उसके बेटे ने ये भी कहा था कि कल्ट को बेटर करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत होती है, मगर ये बात उसके रियल इंटेंशंस नहीं थे। तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को पता चल जाता है कि अब यहाँ पर उसका झूठ पकड़ा जा चुका है, मगर उसके फादर उसे पनिशमेंट के बजाय उसके इंटेंशन में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो डीमन कल्ट के बारे में क्या सोचता है, जिस पर अब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी होल्ड बैक
मजाक नहीं करता और वो अपनी बात की शुरुआत डेमोनिक पाथ के खोने से करता है। अब इससे उसका क्या मतलब था, तो वो हमें सिंपली बताता है कि हमारे डेमोनिक कल्ट का ये काम होना चाहिए कि वो एब्सोल्यूट इविल को डिस्ट्रॉय करे। और फादर जब पूछे कि उसके हिसाब से एब्सोल्यूट इविल क्या होता है, तो पहले तो वो ऑर्थोडॉक्स की बात तो नहीं कर रहा था। और यही बात हमारे हेवनली डीमन को बहुत ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि वो अब तक ऑर्थोडॉक्स को बहुत ज्यादा इविल समझता आ रहा था। और अपने बेटे की बात को सुनकर उसे ऐसा लगा कि शायद एब्सोल्यूट इविल का मतलब वो ऑर्थोडॉक्स की ही बात कर रहा था। मगर अब वो बताता है कि एब्सोल्यूट इविल वो जिसके सामने ऑर्थोडॉक्स भी अपने घुटने टेक दे। ऐसा एब्सोल्यूट इविल जो कि किसी पर दया भी नहीं करता। और मेरे डेमोनिक पाथ के खोने का मतलब ये था कि मैं चाहता हूँ कि हमारा ये कल्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जिस एब्सोल्यूट इविल के सामने ऑर्थोडॉक्स ने घुटने टेक दिए तो हम सेम फेट से ना गुजरे। और साथ में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ये भी रिवील करता है कि उसके नजरिए से इस डेमोनिक कल्ट में जितने भी लोग हैं तो सबसे पहले तो उन सबको खुद को पनिश करना होगा। और एडिशनली ये भी बता के कि डेमोनिक कल्ट में होने का ये मतलब कि हम एब्सोल्यूट इविल को खत्म कर सके और द ट्रू डेमोनिक पाथ के रास्ते पर चले। होल्ड बैक ना करने की वजह से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत ज्यादा डर रहा था। और वो भी इसी बात को लेकर कि इतनी सारी बातों के बारे में भी फादर ने आज तक नहीं सोचा होगा। और वो ये खुद भी रिवील करता है कि पास्ट लाइफ में उसने कल्ट में रहकर ये बात नहीं सोची थी, बल्कि एक मुसाफिर की तरह जिसका कोई मंजिल ही ना हो। तो उस स्टेट में उसने डेमोनिक कल्ट की ट्रू मीनिंग पता करी और उसे उस दिन के बाद पता चला कि वो लोग कहाँ से गलत हुए थे। मगर झटका तो उसे तब लगता है जब उसके फादर उनकी इन्हीं थॉट्स को एरोगेंट थॉट्स बुलाता है। और हेवनली डीमन समझने लगा कि ब्लेड्समैन उसके पास किस वजह से आए थे, क्योंकि ब्लेड्समैन को इस बात के बारे में पहले से पता चल चुका था कि हेवनली डीमन का बेटा एक ऐसा कांड करेगा जो कि डेमोनिक कल्ट के लिए बहुत ज्यादा भारी भरकम हो सकता है। अगर काउंटर में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि चाहे वो कुछ भी समझे, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि वो मुझे एक सक्सेसर के तौर से देख रहा है और इसी वजह से तो वो चाहते हैं कि फादर आप मुझे पनिश करें। हेवनली डीमन चुप हुए और वो अपने बेटे को फॉलो करने का कहते हैं। अब इतनी रात में हेवनली डीमन अपने बेटे को माइनर हेवन केव में लेकर आता है, जहाँ पर उन बच्चों का टेस्ट लिया जाता है जो कि हेवनली डीमन के साथ रिलेटेड हो या फिर किसी भी सुप्रीम लॉर्ड के बेटे जो कि हेवनली डीमन बनने के काबिल होते हैं। लेकिन दिखने में ये जितना आसान लगता है तो उतना ही ये खतरनाक है, क्योंकि सर्वाइवल चांसेस 50-50 हैं और आप इस केव में पूरे जिंदगी भर तक कैद रह सकते हैं। अगर वो यहाँ पर उसे क्यों लेकर आए, तो तभी उसका फादर खुद रिवील करता है कि वो जितना है तो इसी एज में वो अंदर गए थे और वो चाहता है कि उसका बेटा भी इसी एज में चला जाए। मगर जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इंसिस्ट करने लगा कि बिना किसी प्रिपरेशन के याद दहानी करवाता हुआ हेवनली डीमन कि यहाँ पर उसकी पनिशमेंट हो रही है, वो एकदम चुपचाप खड़ा हो जाता है। अगर लास्ट में ये सवाल करके कि उसके फादर को कितना टाइम लगा था, तो पता लगने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि हेवनली डीमन जिसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर माना जाता है तो उसको भी 2 महीने लगे थे, वो भी बाहर निकलने में। तो एज एन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि वो यहाँ पर अपने बेटे और सुप्रीम लॉर्ड में से सुप्रीम लॉर्ड को ही चुन रहा है, या फिर ऐसा करके कि वो चाहता है कि वो सुप्रीम लॉर्ड को ये दिखाए कि पनिशमेंट खाकर उसका बेटा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और अब तो वो सक्सेसर भी बन सकता है। तो बहुत सोचने के बाद आखिरकार हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने फादर की बात के साथ मान जाता है और थोड़ा सा उन्हें चिढ़ाते हुए, ठीक है मैं अंदर तो जाऊंगा लेकिन मैं आपसे जल्दी बाहर वापस आने की भी कोशिश करूंगा। इस पर उसका फादर मुस्कुराते हुए बोला, इतनी भयंकर भी मत, बस खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करना। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अंदर आ जाता है। वो यहाँ वहाँ देखकर पूरी जगह को इंस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो इस बात को लेकर क्यूरियस था कि आखिर ये जगह और कितनी बिगड़ सकती है, यहाँ पर लोग मर भी सकते हैं। अभी वो खुद को एक रूम में पाता है और जो ही वो इंटर किया तो वो अपने सामने कुछ पपेट्स को पाता है, जिनकी बॉडी पर कुछ रेड कलर के स्लैशेस लगे हुए थे, जिन्हें देखकर वो समझ गया कि अटैक इन स्लैशेस पर ही करना है। और अगले ही पल वो उन सारे पपेट्स को एक एक करके मारने लगा और देखते ही देखते वो बहुत सारे पपेट्स को इसी तरह ही मार देता है। मगर कांट इग्नोर द फैक्ट कि ये पपेट्स बहुत ज्यादा टफ है, तो कुछ सेकंड के लिए वो अपना गार्ड डाउन कर लेता है। और इसी गलती की वजह से एक रियल लाइफ बैटल में जब कुछ लोग किसी बंदे पर अटैक करते हैं, तो जब उन्हें पता चलता है कि ये उनके बस की बात नहीं, तो वो विथड्रॉ करने लगते हैं। और सेम इन पपेट्स का मैकेनिज्म भी सेम है। कुछ पपेट्स दोबारा अपनी जगह पर जा रहे थे, जो कि देख हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डर गया और वो एक एक करके वो भी पहले से तेज उन पपेट्स को मारने लगा। मगर तभी एक जो के पास जाने के करीब था, तो बिजली की रफ्तार से हमारा मेन
मेन प्रोटैगनिस्ट आया और उसका सिर उसके धड़ से अलग किया। और अब इस गलती को वो दोबारा ना दोहराए तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपना गार्ड डाउन दोबारा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि अगर यहाँ पर वो इस ट्रायल को फेल करता तो उसे यहाँ पर 10 दिन एक्स्ट्रा गुजारने पड़ते। और अब पहले ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद सामने का दरवाजा खुल जाता है और उसकी ओर बढ़ते हुए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक टैबलेट को देखता है जहाँ पर वो सारे पिछले एंसेस्टर थे जिन्होंने यहाँ पर इस ट्रायल को कंप्लीट किया था। मगर पढ़ते वक्त उसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा लोग पैनिक हो रहे थे और पैनल के लास्ट में कोई बंदा जो कि इन बाकी एंसेस्टर्स को इडियट बुला रहा था, तो एक नजर उसकी हैंडराइटिंग पर पढ़कर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसका फादर है। हालांकि वो यहाँ पर अपने एंसेस्टर को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात गलत भी नहीं है। और अब सेकंड ट्रायल की बारी। ये रूम बहुत सारे वेपन से भरा हुआ था, इस पर कोई भी नजर डालकर समझ जाता है कि अब इन वेपन्स को सही यूज में लाना है। और सेकंड ट्रायल के टैबलेट पर इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि इन वेपन्स का इस्तेमाल करके पूरे 2 घंटे आपको दिए जाते हैं और इन 2 घंटों में आपने सामने बॉल को 2 हिस्सों में काटना है। मगर याद से कि बॉल को कट करते वक्त आप सोर्ड ऑरा और इनहेंस सोर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रायल को कंप्लीट ना करने पर 20 दिन की पेनल्टी लगेगी और जो कैंडिडेट रेडी है तो वो क्रिम्सन सर्कल में खड़े हो सकते हैं, जो कि देख हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट वैसा ही करता है। और उसको टैबलेट पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़कर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि अगर इस ट्रायल में इनहेंस ऑरा और ब्लेड ऑरा का इस्तेमाल कर सकते हो तो जितना टाइम लिमिट दिया गया है तो इस तरह की हजारों बॉल्स वो कट कर सकता है। तो पहले तो विदाउट किसी ऑरा को यूज करके वो स्लैश लगाता है और उसकी सोर्ड टूट जाती है। मतलब कि अब यहाँ पर उसे इस बॉल को इनहेंस ऑरा से ही काटा जा सकता है। जो ही उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो झट से रुक गया और सोचने लगा कि ये ट्रायल का इतना आसान होना बहुत अजीब है, इसलिए बाकी के जो टैब लगे हुए हैं तो वो उन पर एक नजर डालना चाहता है कि बाकी लोगों ने इस ट्रायल को कैसे पास किया। तो टैबलेट पर मैसेजेस को पढ़ने के बाद उसे काफी कुछ पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं तो वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक बंदा तो झूठ भी बोल रहा था, जिसका झूठ बाकी लोग पकड़ भी लेते हैं। मगर इन सब से ज्यादा अब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ये देखना चाहता है कि उसके फादर ने इन सब लोगों के लिए क्या लिखा है। इसमें यहाँ पर वो अपना जवाब एक पहेली में देते हैं कि अगर हीट जनरेट होगी तो तुम हार जाओगे और बेवकूफों की तरह लड़ना बंद करो। अपने फादर के मैसेज से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आए और वो दोबारा से गौर करने लगता है कि कहाँ वो गलत हुआ। तो तभी उसे याद आ जाता है कि उस टैबलेट पर मे लिखा हुआ था, यानी कि ट्रायल को बिना इनहेंस और सोर्ड ऑरा के बगैर पास किया जा सकता है। और टैबलेट पर मे का ये मतलब था कि जरूरत या फ्रस्ट्रेशन में पड़ते वक्त वो इन 2 तरीकों से इस टेस्ट को आराम से पास कर सकता है, वरना इस ट्रायल को विदाउट किसी ऑरा का इस्तेमाल करके ही पास किया जा सकता है। तो तरीका जानने के बाद वो एक एक करके हर एक वेपन से उस बॉल को कट करने की कोशिश किया, मगर वो बॉल बीच में से कटा ही नहीं। और अब जैसे टैब पर लिखा हुआ था कि फ्रस्ट्रेशन में ऑरा का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उस टैब का मे से ये मतलब था। टाइम हाथों से निकलता जा रहा था और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सेकंड बाय सेकंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, यहाँ तक कि उसने ऑरा को भी इस्तेमाल करने का ठान लिया। मगर दोबारा खुद को काम डाउन करके वो अपने फादर को याद करता है कि उन्होंने बिना किसी ऑरा की मदद लिए इस टेस्ट को पास भी कर लिया था। तो इसी बात को सोचकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले ही पल वो अपने फादर की बताई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने की को इस बॉल के पास भेजता है। तो जैसे ही की बॉल के साथ टच करी तो विदिन अ सेकंड उस बॉल को दरमियान से काट करने का रास्ता भी उसे दिख गया। वो एक परफेक्ट लाइन थी जिसको अगले ही पल विदाउट इनहेंस ऑरा का इस्तेमाल करके और एक ही स्लैश के साथ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उस बॉल को बीच में से काट देता है। एमसी अपने अचीवमेंट से बहुत ज्यादा खुश हुआ, मगर तभी उसके सामने एक ऐसी चीज उसे नजर आई कि वो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हुआ, क्योंकि वो एक डेमोनिक पिल थी और वो इस बॉल के बीचों बीच पड़ी हुई थी। मगर ये यहाँ पर क्या कर रही है तो ये तो हमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ही बता सकता है। तो डेमोनिक पिल डेमोनिक पर्सन जो कि डेमोनिक मार्शल आर्ट्स को इस्तेमाल करना जानता है तो उन्हीं के लिए बनाई गई है। इससे बॉडी में ट्रेमेंडस पावर क्रिएट होती है और अगर वो ऑरा का इस्तेमाल करता तो हीट की वजह से ये पिल एक्सप्लोड हो सकती थी। और सेकंड ट्रायल को पास करने का ये एक रिवॉर्ड है। पिल को खाने से पहले वो अपने फादर को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर उनकी गाइडेंस को वो यहाँ पर नहीं पढ़ता तो वो इस पिल को कभी भी एक्वायर्ड ना कर पाता। पिल जैसे ही उसने खाई तो वो कल्टीवेट करने लगा और अगले ही पल हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी बॉडी में ट्रेमेंडस अमाउंट की पावर को फील करता है। एक रेस्ट होने के बाद इस बॉडी में सिर्फ पावर की कमी थी और वो इस पिल से पूरी हो गई है। और अब तीसरी ट्रायल की बारी है। तीसरा ट्रायल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा होता है और
उसके नाम को ही पढ़कर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि इस ट्रायल का नाम लाइफ एंड डेथ है। ट्रायल को लेने के लिए जो ही वो अंदर गया तो उसके सामने कुछ जड़ी बूटियाँ अपीयर होती है, जिसमें से ट्रायल को लेने वाले को ये पता लगाना होगा कि इनमें पॉइजनस हर्ब कौन सा है और कौन सी जड़ी बूटी बिना पॉइजन की है। अब ये ट्रायल सुनने में जितना मुश्किल लग रहा था तो उतना ही ये हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए आसान है, क्योंकि पास्ट में रिग्रेस्ट होने के लिए जो हर्ब योंगजा ने हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से मांगी थी, तो उसकी तलाश में वो हर एक प्लांट के बारे में जानता है और ये भी पता है कि इनका फायदा क्या हो सकता है। तो विदाउट अ सेकंड वो हर्ब को उठाता है जो कि बिना पॉइजन के होता है। अब होना तो चाहिए कि ये ट्रायल यहीं पर ही खत्म हो, मगर मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि अगर कोई लकी निकलता है, यानी कि तुक्का मारकर अगर इस ट्रायल को पास करता है, तो दोबारा रीटेक लेना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रायल नहीं चाहता कि इस ट्रायल को लेने वाला प्योर लक से पास हो जाए। तो दूसरी बार भी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सही वाले हर्ब को उठाता है और वो इस ट्रायल को पास कर लेता है। और लास्ट ट्रायल की जगह पर जाने से पहले वो उस टैब पर भी लिखे हुए एंसेस्टर की राय को भी पढ़ता हुआ जाता है, जहाँ पर उसे पता चला कि इस टेस्ट ने बहुत सारे लोगों के बाल उछाड़ लिए थे, क्योंकि पॉइजन को खाने से उनकी बॉडी में डिटॉक्सिकेशन हो गई थी और उनके बाल झड़ रहे थे। और टैब के लास्ट में ऑब्वियसली उसके फादर ने लिखा कि इस टेस्ट में तो लक पर बिल्कुल भी निर्भर मत रहना। और अपेरेंटली हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इस बात से खुश है कि बाकी लोगों की तरह उसने और उसके फादर ने अपने बालों को खोया नहीं। और अब लास्ट ट्रायल को लेने की बारी है, जिसका नाम लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन ट्रैप होता है, जिसमें ट्रायल को लेने वाला अगर इस ट्रायल में फेल हो जाता है तो उसकी डेथ रियल लाइफ में भी हो सकती है। और इस बारी टैब पर बहुत कम लोग ही बात कर रहे थे और ऑब्वियसली नीचे उनके फादर ने ये लिखा था कि रेस्ट बिल्कुल भी मत करना। दोबारा से एक पहेली उसके फादर ने छोड़ दी थी, अगर शायद से वो ये भी बताना चाहते थे कि आगे की जिंदगी बिना किसी रेस्ट के लिए गुजारनी पड़ेगी। तो अब लास्ट वाले ट्रायल को लेने के लिए वो क्रिम्सन सर्कल में जैसे खड़ा हुआ तो उसने नोटिस किया कि आसपास की जगह धीरे धीरे करके ब्लर होने लगी है और पलक झपकाते ही वो अपने आप को एक दूसरी जगह में पाता है, जो कि देख वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि आसपास की जगह उसे अच्छी तरह से पता है कि ये एक इल्यूजन ट्रैप है, मगर हर एक चीज को वो अच्छी तरह से फील कर पा रहा है। मगर तभी इसी बीच ट्रायल का रियल एक्शन शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स होते हैं, इनको एक नजर देखकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोला इनका इल्यूजन ट्रैप इतना रियल है कि मैं इनकी किलिंग इंटेंट को फील कर पा रहा हूँ। और वो ये बोलकर अपनी सोर्ड को निकालने लगा और अगले ही पल वो सारे मॉन्स्टर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने लगे। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी अच्छी तरह से उनके साथ फाइट कर रहा था। वो बहुत सारे ज़ॉम्बी सोल्जर्स को तो मौत के घाट उतार भी देता है, मगर कहीं न कहीं वो होल्ड बैक कर रहा था। और तभी उसे याद आ जाता है कि यहाँ पर तो उसे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी उसे नहीं देख रहा और ये इंसान नहीं है। और डेमोनिक पिल को खाने के बाद उसके बॉडी में इतनी एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को और भी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा है। वो अब अपनी ऑरा को इस्तेमाल करके एक ही स्लेट से बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतारते ही जा रहा था। मगर जो ज़ॉम्बी सोल्जर्स थे तो वो खत्म लेने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक एक करके वो जैसे कि दोबारा जिंदा होते जा रहे थे। और यही देखकर हमारा एमसी एक लंबी से सांस लेता है और जो बचे कुचे मॉन्स्टर रह चुके थे वो एक साथ कूद पड़ते हैं। यूं ही उनके हमारे एमसी के बीच में 1 इंच फासला रह गया। तो एक ऐसी टेक्निक जो कि हमने आज तक नहीं देखी तो वो एमसी परफॉर्म करता है, जिसमें वो बिल्कुल फ्लैश की स्पीड से उन सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स को बीच में से काट देता है, वो भी बिल्कुल सब्जियों की तरह। और सिर्फ एक अटैक से ही वो सारे ज़ॉम्बी सोल्जर्स मर जाते हैं। मगर किसी वजह से एमसी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, उसे ज्यादा देर तक फाइट करने को नहीं मिली। और अगर लास्ट ट्रायल इतना आसान ही था तो फादर की बात अब तक उसे समझ में क्यों नहीं आई कि डोंट टेक रेस्ट का मतलब क्या था। मगर जो ही उसकी बात खत्म हुई तो उसे अपने सवाल का जवाब भी मिला कि ये ट्रायल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि पहले में तो इन ज़ॉम्बी सोल्जर्स के साथ वो लड़ रहा था तो वो बिल्कुल बैंडिट्स की तरह थे, यानी कि कोई वेपन वगैरह नहीं। मगर अभी जो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स वो अपने सामने देख रहा है ये प्रॉपर समुराइज की तरह है। इन्होंने कवच, हेलमेट और एक अच्छी क्वालिटी की तलवार भी पकड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि इनकी किलिंग इंटेंट को अगर वो पहले वाले से कंपेयर करें तो ये तो खून के प्यासे और बहुत ज्यादा खूनख्वार है। विदाउट इवन वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड वो जितने भी सेमुराइज टाइप ज़ॉम्बी सोल्जर्स थे तो वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर टूट पड़ते हैं। और हमारा एमसी जो कि एक एक करके उनको संभालते जा रहा था, अब उसको भी ना चाहते हुए इस बात को एडमिट करना पड़ा कि स्लोली बट ग्रेजुअली उसके जो एनिमीज हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और इस बात को भी वो इग्नोर नहीं कर सकता कि इनकी किलिंग इंटेंट इतनी ज्यादा है कि उसको बदबू आने लगी है। और अब जाकर उस टैबलेट पर जो उसके फादर ने लास्ट में लिखा था कि डोंट टेक रेस्ट, तो उसका पूरा मतलब इसे समझ में आ गया है कि जो फाइट हम अपनी जिंदगी में पहली बार लड़ते हैं तो हमें लगता है कि ये पहली और आखिरी होने वाली है, तो वो शुरुआत होती है तूफान के आने से पहले का सन्नाटा। तो इसलिए फादर ने लिखा था कि रेस्ट नहीं करना। और अगर वो एक सेकंड के लिए
भी यहाँ पर अपना गार्ड डाउन कर लेता है, वो भी रेस्ट करने के लिए, तो उसका सिर उसके धड़ से अलग होगा। इसी बीच उसे एक और सरप्राइज भी मिलता है कि अब ये मॉन्स्टर निंजास की तरह कुनाज का भी इस्तेमाल करने लगे हैं और वो रेंज अटैक को भी अब परफॉर्म कर रहे हैं। और ये देखकर एमसी और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाता है और एक एक करके तब मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार देता है। और आखिरी वाले मॉन्स्टर को तो वो बड़ी स्टाइल से तो हिस्सों में स्प्लिट कर देता है और मारने पर अब वो पूछा कि क्या ये खत्म हुआ या नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रायल इतनी जल्दी खत्म होगा, मगर उसके सरप्राइज के लिए ये ट्रायल खत्म हो गया है और वो दोबारा उस केव में आ चुका है और वो अपने सामने एक टैब को भी पाता है जिस पर ट्रायल को पास करने वाले को कांग्रेचुलेट किया जाता है। और अब ये सोच कर कि उसके फादर को पूरे 2 महीने लगे थे, तो इसने तो एक दिन में ही इन सारे ट्रायल्स को खत्म कर दिखाया। अगर वो यहाँ से बाहर जाएगा तो बहुत ज्यादा हंगामा मच सकता है। लोग तारीफ करने के बजाय उसके इस अचीवमेंट पर शक करने लगेंगे और अभी उसको बाहर नहीं निकलना, क्योंकि यहाँ पर वो पास्ट में आने वाले से पहले की लाइफ की जितनी भी इंस्टिंक्ट है तो उसको अपना बनाना चाहता है। इसलिए अभी तो उसके बाहर निकलने का कोई भी इरादा नहीं और उससे जितनी ट्रेनिंग हो सके, जितनी उसकी बॉडी को जरूरत है, तो उतना वो यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा। और अगले ही पल जब वो उस केव से बाहर निकलता है तो पूरे 100 दिन गुजर गए होते हैं। वो सीधा रिपोर्ट करने के लिए अपने फादर के पास आया है, जो कि देख अब फादर उससे कुछ सवाल करता है कि क्या वो पिल उसने खा ली थी या नहीं, जिस पर जवाब में वो सारी डिटेल बताता है कि इतना बड़ा हिंट उसके फादर ने छोड़ा था तो वो कैसे उस पिल को जाया करने दे सकता था। तो अपने लास्ट ट्रायल में फादर ने जो दूसरा हिंट छोड़ा था कि रेस्ट नहीं करना, तो उसका भी पालन करके वो लास्ट वाली ट्रायल को भी काफी आराम से पास कर दिया। अपने बेटे की अचीवमेंट से हेवनली डीमन स्माइल करने लगता है, मगर बहुत थोड़ा सा, जो कि साधारण आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, मगर हमारा एमसी उसे देख लेता है। अगर वो खुद भी श्योर नहीं होता कि इसके फादर हंसे या फिर वो जस्ट उसका एक वहम था। हेवनली डीमन अपने बेटे को कांग्रेचुलेट करता हुआ कि वो इतना बेवकूफ भी नहीं जितना वो दिखता है। और रिस्पॉन्स में एमसी बोला कि हाँ क्यों नहीं, वो ग्रेट हेवनली डीमन का बेटा है तो वो बेवकूफ कैसे हो सकता है। और टाइम में पीछे आने के बाद उसे अपने फादर के बारे में बहुत कुछ पता चला है, क्योंकि इससे पहले वाली लाइफ में उसे लगता था कि फादर की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि वो दोनों भाइयों की फाइट को एंजॉय करता है। मगर ये बात अब एमसी खुले दिल से कह सकता है कि नहीं, फादर को सबसे ज्यादा दुख होता था। वो जस्ट अपने कल्ट की सेक के लिए ये सब कुछ कर रहे थे और यहाँ तक अपने बेटों की डेथ का भी दुख वो खुद इंड्योर करने के लिए भी तैयार थे। यहीं पर ही एक नेक्स्ट कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसको एडवाइजर सीमा कहते हैं। इसके बारे में कुछ बताता चलो कि ये सेकंड इन कमांड है और अगर हेवनली डीमन इस पूरे कल्ट में किसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो एडवाइजर सीमा है। तो उन्हें देखकर हमारा एमसी उन्हें ग्रीट करता है और अब एडवाइजर सीमा से पता चलता है कि वो कल्ट के रिलेटेड हमारे यंग मास्टर के साथ कुछ बात करना चाहते हैं। तो एडवाइजर सीमा की बात सुनकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर फादर ने ही इनको ऑर्डर दिया है और ये कल्ट के रिलेटेड ये काम ये एडवाइजर सीमा नहीं बल्कि फादर ही मुझे देना चाहते हैं। पता चलता है कि एक अननोन चिट्ठी से उन लोगों को पता चला है कि डेमोनिक आर्मी में करप्शन फैल रही है। जो कि सुन हमें डेमोनिक आर्मी के बारे में पता चलता है कि उनका जो अभी का इंचार्ज है तो वो हमारे ब्लेड्समैन का ब्लड रिलेटेड भाई है और उनको सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि करप्शन की इंस्पेक्शन के लिए जिन ऑफिसर्स को भेजा गया था तो वो मारे गए थे और जिन लोगों ने उन्हें मारा था तो वो सुसाइड कर लिए हैं। तो ये देखकर कोई भी बता सकता है कि वो नहीं चाहते थे कि जो बात उन ऑफिसर्स को पता चली थी तो वो हेवनली डीमन तक पहुँचे। ये सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि अगर करप्शन की इंस्पेक्शन ही करने जानी है तो वो अगर हेवनली डीमन के बेटे को भी भेजेंगे और उनको लगा कि ये एक थ्रेट बन सकता है तो वो बिना सोचे समझे उसको मौत के घाट उतार सकते हैं। यहाँ पर वो अपनी लाइफ को खो सकता है। और यही बात जब वो एडवाइजर सीमा को बताता है तो जवाब में उसे इंडीड सुनने को मिलता है कि वो चाहते ही है यंग मास्टर अब अपने कल्ट के लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाए। मगर उसे अच्छी तरह से पता था कि ये फादर का एक और टेस्ट होने वाला है। जब वो फादर की ओर देखता है उनसे सुनने को मिलता है कि उसने खुद ही कहा था कि वो इन लोगों को इनकी पलकों से पकड़कर कंट्रोल करना चाहता है तो उसको मौका दिया जा रहा है। इस पर वो बोला कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर कहीं न कहीं हेवनली डीमन को ये बात पता चल चुकी थी कि उसका बेटा डर रहा है। मगर ये बोलकर एमसी एक लंबी सी सांस लेकर अपने फादर से बोला, अरे अगर आप ऐसे बताएंगे तो मैं यही कहूँगा डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मैं इस मिशन का इंचार्ज बनने के लिए तैयार हूँ और मुझे इस मिशन से कोई भी मसला नहीं है। अगर जाने से पहले वो अपने फादर के साथ साके भी पीना चाहता है, क्योंकि अगर मुश्किलात फेस करनी पड़ी तो वो अपनी जान को भी खो बैठ सकता है। अगर सरप्राइजिंगली उसका फादर वहाँ से जा चुका था और ये देखकर एमसी बोला, बाहर से तो काफी सख्त एक्ट करते हैं लेकिन मुझे पता है अंदर से ये एक पूकी है। जिसके बाद अगले सीन में एक नया कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम डे योंग था, जो कि निर्वाणा पवेलियन से आया था और एडवाइजर सीमा ने इन्हें पर्सनली चूज करके यंग मास्टर के मिशन में मदद करने के लिए भेजा है। मगर एमसी से पता चलता है कि उसने तो निर्वाणा पवेलियन की सबसे खूबसूरत लड़की के बारे में इंसिस्ट किया था। तो रिस्पॉन्स में डेयोन ये बोलता है, लगता है एडवाइजर सीमा की
की नजरों में मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ। तो अब हंसी मजाक को साइड पर करके वो डायरेक्ट मिशन के लिए निकलना चाहते हैं। तो रास्ते में डेयुंग से हमारा यंग मास्टर सवाल करता है, वो भी डेमोनिक आर्मी के कमांडर के बारे में, जो कि हमारे सुप्रीम लॉर्ड ब्लेड्समैन के भाई है। पता चलता है कि ये साल उनका 8वां साल होने वाला है कि उनको डेमोनिक आर्मी का कमांडर करार दिया है और करते हैं वो सबसे खतरनाक मिशन। तो उनकी एलीट आर्मी को लोग बहुत ज्यादा एक्नॉलेज भी करने लगे हैं। यानी कि आसान अल्फाजों में अगर यंग मास्टर हमें ये समझाए तो डेमोनिक आर्मी अपने काम को करने में काफी ज्यादा माहिर है। मगर तभी एमसी रुका और निर्वाणा पवेलियन के डेयुन से ये बोला, क्या वो जरा भी एंथुसियास्टिक है? क्योंकि उससे वो फीलिंग ही नहीं आ रही। क्या वो ये मिशन पर जाना चाहता है या नहीं? जिस पर डेयुन बोला कि अगर वो इस मिशन के गोल को पूरा भी कर लेते हैं तो इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो कि एक वैलिड पॉइंट था। क्योंकि उसके हिसाब से जब तक एग्जीक्यूटिव चेंज नहीं होंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और अब दोबारा बढ़ते वक्त हमारे एमसी ने उससे ये भी पूछा कि क्या उसे डर नहीं लग रहा? जिस पर डेयुन बोला कि नहीं, मुझे इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि इसमें हमारी जान भी जा सकती है। मगर जिस पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उन लोगों ने मार डाला था तो वो मेरा डायरेक्ट सुपीरियर है, जो कि देखकर ये सारी बात समझ में आ जाती है। इसका मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? और अगला सीन डेमोनिक ड्रैगन कोर्ट का होता है, जहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े गार्ड्स खड़े थे जो कि डेयुन को अंदर जाने से रोक रहे थे। यहाँ तक कि डेयुन ने इतना सब कुछ बोलने की कोशिश भी की, मगर उनके सख्त खोपड़ियों में ये बात अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में मजबूर होकर वो उन्हें वो फॉर्म भी दिखाता है जो कि हर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर के साथ होता है। मगर इससे भी बात नहीं बनी और वो इसे बुलशिट करार देते हैं। और इस टाइटल को भी, जो कि हमारा डेयुन खुद को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बुला रहा था। तो सिचुएशन को एनालाइज करते वक्त हमारा एमसी बीच में बोल पड़ा, चलो मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम दोनों मुझे जानते हो? दोनों बात के साथ एग्रीड करते हैं और देखते ही देखते एमसी दोनों की गोडियों पर लात देता है, क्योंकि उसे ये मिसबिहेविंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जबकि गार्ड्स खड़े होने के हालत में नहीं। हमारा एमसी डेयुन से बोला, अब खड़े खड़े इनका मुंह क्या देख रहे हो, चलो अंदर चलते हैं। मगर हमारा डेयुन था कि वो बहुत ज्यादा चौंक चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम वक्त में उसने क्या नजारा देख लिया। अगर फिर भी रास्ता क्लियर हो गया है तो वो हमारे एमसी के साथ अंदर चला जाता है। मगर अंदर जाकर और भी ज्यादा खड़ूस लोग उन्हें नजर आते हैं, जो कि डेयुन की आइडेंटिटी को जानने के बाद कि ये खुद को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बुला रहा है और साथ में सबूत के तौर पर वो फॉर्म भी दिखाता है, तो सारे लोगों की अटेंशन उन दोनों की ओर हो जाती है। डेयुन उन लोगों से सिर्फ रास्ता छोड़ने का कहता है, मगर तभी इस जगह का सेकंड इन कमांड गोडेंग आ जाता है, जो कि डेमोनिक आर्मी कॉर्प का फर्स्ट डिवीजन कमांडर है। और गोडेंग को डेयुन की बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता और वो उससे बड़ी ही बुरे लहजे में बात करता है। जिस पर डेयुन ये बोला कि फर्स्ट डिवीजन कमांडर इस बातों के लिए अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्से में हुआ और बाकी लोग भी गुस्से में हुए। तो दोबारा से सिचुएशन को एनालाइज करके कि ये और ज्यादा बिगड़ रही है, तो एमसी ऐसा प्रिटेंड करता है कि गोडेंग के साथ वो दोबारा मिल रहा है और वो दोनों जिगरी दोस्त हैं। वो अपने आप से ही एक ओकेजन बनाकर लास्ट टाइम उन लोगों की मुलाकात बैंक्वेट में हुई थी तो वो उसके साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। और जो ही एमसी फर्स्ट डिवीजन कमांडर का हाथ पकड़ा तो उसे जोर दिया, जिस पर फर्स्ट डिवीजन कमांडर को इतना ज्यादा दर्द होता है कि उससे कुछ ठीक तरीके से बोला भी नहीं जा रहा था। और एमसी उसे काफी आराम से, जो कि बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव से थी, मगर अंदर ही अंदर वो धमकी देकर कि अगर वो इसी तरह ही अकड़ दिखाता रहा तो उसका हाथ वो तोड़ देगा, वो भी बड़ी बुरी तरह से। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि वो चुपचाप रास्ता उन लोगों के लिए छोड़ दे, जो कि गोडेंग मानने पर तैयार हो जाता है और वो रास्ता छोड़ देता है क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहता। गोडेंग से गुजरने के बाद डेयुन पूछने लगा कि क्या वो गोडेंग को जानता है, तो सीधा बताकर कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं जानता, बस उसको साइड हटाने के लिए वो जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था ना, तो अगर वो मानता नहीं तो पहले तो उसका जस्ट हाथ क्रैक किया, मगर वो उसे उखाड़ देता। इसे डेयुन इतना ज्यादा हैरान हुआ कि वो चिल्लाने लगा, मगर बाद में शांत करके वो 7th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं जहां पर डेमोनिक आर्मी का कमांडर है। मगर सेम हमेशा की तरह यहाँ पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हुई, अंदर जाने की इजाजत गार्ड नहीं दे रहे थे, जिस पर अब एमसी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो कहता है कि हम लोगों को तो वो कम आंक सकता है, मगर इस लेटर को खुद हेवनली डीमन ने ही बनाया है। अगर वो यहाँ पर उन दोनों को जाने नहीं देगा तो उसने हेवनली डीमन के ऑर्डर को ठुकराया है और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करने की हिम्मत भी करेगा। हेवनली डीमन का नाम ही सुनकर वो थड़ कांपने लगते हैं और एमसी को अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। जो ही वो अंदर गए तो हम पहली बार डेमोनिक कमांडर देखते हैं, जो कि दिखने से तो बूढ़ा है, मगर एमसी बताता है कि इसकी बॉडी से, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ी दिख रही है, तो इसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी उसे फील हो रही है। डेमोनिक कमांडर भी उसे देखकर खुश हुए और उनके आने का रीजन पूछे, जो कि उसे पहले से पता था, मगर एमसी उससे पहले ये भी बताता है कि यहाँ पर लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम है, क्योंकि हमारे आते ही
वो हमसे फाइट करने के लिए भी रेडी हो गए थे। इस पर डेमोनिक कमांडर बोला कि एक कहावत है, जिनमें ज्यादा अकड़ होती है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मगर बीच में उसे टोक कर वो एक बहुत पुरानी कहावत है। आज के लिए नॉलेज इज पावर, क्योंकि नॉलेजेबल पर्सन न सिर्फ स्ट्रेटेजी के बारे में सोच सकता है बल्कि उसे ये भी पता है कि टाइम पर काम भी करते हैं। एमसी की बातों के साथ डेमोनिक कमांडर एग्री हो जाते हैं और वो भी देख कर के टोकने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा काम है, तो डेमोनिक कमांडर अब रिवील करते हैं कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का काम क्यों कर रहा है। इस पर वो बात को ना छुपाता हुआ कि फादर उसे पनिश कर रहे हैं। पनिशमेंट का सुनकर डेमोनिक कमांडर एकदम झूम उठते हैं और उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर एमसी समझ जाता है कि यहाँ पर इनके माइंड में बहुत खुरापाती आइडियाज चल रही थी कि एमसी को यहाँ पर क्यों एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर भेजा गया है। मगर जब वो निर्वाणा पवेलियन के बारे में पूछता है तो एमसी उसे साफ साफ उस एनोनिमस लेटर के बारे में बताता है कि उसी के रिलेटेड भी वो आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके लोगों की भी डेथ हुई थी। एमसी गारंटी देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन खत्म करके बहुत जल्दी चले जाएंगे और डेमोनिक कमांडर भी साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर एमसी बोला कि आपका दूसरा भाई तो मेरे भाई को सपोर्ट कर रहा है, तो आप मेरी साइड क्यों ले रहे हैं। इस पर डेमोनिक कमांडर बोले कि वो उसका अपना व्यू है, मैं आपको ही मरते दम तक सपोर्ट करूंगा। इसके रिस्पॉन्स में एमसी बोला कि जब सुनते ही आप बहुत ज्यादा डिपेंडेबल लगे, इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद भी लेना चाहता हूँ। और जवाब में डेमोनिक कमांडर इंडीड ही बोलते हैं वो उन दोनों के लिए रूम का बंदोबस्त भी करेगा, मगर जो ही वो मुड़े तो बढ़ने से पहले उन्हें रोक कर, कि उनके लिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में भी है। तो विदाउट होल्डिंग बैक एमसी बोला क्योंकि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आजकल कुछ ज्यादा ही डेथ होने लगी है। इस पर कमांडर बोले कि ऐसा नहीं जस, बस मुझे आप लोगों की चिंता है। तो जरा संभल के। बात खत्म होते ही वो अपने रास्ते को निकल लिए और पीछे हम डेमोनिक कमांडर के फेशियल एक्सप्रेशन में बहुत खौफनाक चेंजेस पाते हैं। मगर एमसी जो कि मुस्कुरा रहा था तो उसे इस टास्क का असली मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पर फादर ये चाहते हैं कि मैं या फिर यही ब्लेड्समैन का भाई एक डेमोनिक कमांडर ही मरे। इसी बीच सीन शिफ्ट होकर दोबारा हेवनली डीमन पर आता है। यहाँ पर एडवाइजर सीमा बोले कि हेवनली डीमन ने अपने बेटे को वहाँ पर बेचकर कोई गलती तो नहीं करती, खुद भी जा सकते थे। इस पर हेवनली डीमन बोले कि नहीं, उसके बेटे ने ये बोला कि हम डेमोनिक पाथ के रास्ते को खो दिए हैं। अगर उसको लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करने से ही वो इम्प्रेस कर सकता है तो नहीं, तो एक्शन से ही उसे ये साबित करना होगा क्योंकि वो बोलता है। कि क्रूरटी को देखकर कि कल्ट के लिए हेवनली डीमन अपने बेटे को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो एडवाइजर सीमा की तो हवा टाइट हो जाती है। जिसके बाद अगला सीन बड़ा अजीब होता है। हम एक मरे हुए कौवे को देखते हैं जिसको उल्टा लटकाया हुआ था, वो भी और किसी ने नहीं बल्कि हमारे एमसी ने। सारे लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और तभी उन सारे लोगों के बीच 3rd डिवीजन के कमांडर जैंग निकलते हैं, क्योंकि देख एमसी उस पर डिटेल निर्वाणा पेविलियन के टेयुंग से पूछता है। तो 3rd डिवीजन कमांडर के पूरी डिटेल बताने के बाद और साथ में कुछ प्लस पॉइंट कि इनका टेम्पर बहुत लो है, बड़ी ही जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो एमसी उसी हिसाब से स्टेप लेगा। मगर कमांडर जैंग जो होते हैं तो उनको बात करने की जरा भी तमीज नहीं होती और वो जब पूछने लगे कि इस तरह क्यों किया, तो एमसी ने जस्ट ये कौवा इसलिए उल्टा लटकाया हुआ था क्योंकि यही चीज उसके बेड पर किसी ने उल्टी लटकाई हुई थी, तो उसने जस्ट इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसे लगा ये कोई कल्चरल थिंग है। मगर कमांडर जैंग सेटिस्फाई नहीं हुए और वो कहने लगे तो ये करता है उसे पनिश करो, यहाँ पर ऐसा करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाती। तो अब अपने जवाब में एमसी बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो चलो मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। जैंग को पहले में लगा कि ये पनिश की बात कर रहा है, मगर उसकी तो इन्वेस्टिगेशन लेने की इंटेंशन थे। मगर इसके साथ भी वो नहीं मानते और वो अपनी पावर दिखाते हैं। कहते हैं कि कमांडर जैंग 3rd डिवीजन के कमांडर तो हैं, मगर उनकी पावर 1st डिवीजन कमांडर को भी टक्कर दे सकती है। इसका वो कुछ परसेंट ही हमारे एमसी को डराने के लिए इस्तेमाल करता है, मगर कुछ भी काम नहीं करता। और वो कहने लगे कि आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये बात भी याद रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन के बीच में अगर आप टांग अड़ाएंगे तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो पता होने चाहिए। और बाकी लोगों को पता है कि इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो हेवनली डीमन खुद इसको प्रमोट करते हैं। अगर बात हाथ से ज्यादा निकल रही थी तो न चाहते हुए भी 3rd डिवीजन कमांडर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मानो उसके हाथ बंधे हुए हैं। और जब उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है तो पता चलता है कि वो एनोनिमस लेटर और किसी ने नहीं बल्कि 3rd डिवीजन कमांडर जैंग ने ही भेजे थे। मगर पहले में तो वो इस बात से इनकार करते हैं क्योंकि वो एमसी को टेस्ट कर रहे थे, मगर इवेंचुअली उन्हें ये मानना पड़ा कि वही थे जिन्होंने वो एनोनिमस लेटर भेजा था। वो एग्जैक्ट डिटेल इसलिए नहीं भेज पाए क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये काम करेगा भी या नहीं। और जैंग को इस बात को भी लेकर क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यंग मास्टर को इसके बारे में कैसे पता चला। तो एमसी से पता चलता है कि उसने जब टेयुंग से वो बात सुनी तो उसे पास्ट में से कुछ याद आया। पास्ट में इसी इंसिडेंट से उन्हें खबर मिली थी कि डेमोनिक आर्मी के 3rd डिवीजन कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया था क्योंकि उनके एनोनिमस लेटर के बारे में बाद में पता चला। और जब उसने उस कौवे को उल्टा लटका दिया था तो बाकी लोग तो गालियाँ दे रहे थे, मगर सिर्फ उनके डिवीजन कॉर्प्स ही गालियाँ नहीं दे रहे थे, यानी कि वो अंडर कंट्रोल में थे। और 3rd
डिवीजन कमांडर जेंग के टेम्पर को कंट्रोल करने के लिए उनके टीम के मेंबर्स उसे रोक भी रहे थे। इससे ये बात साबित होती है कि इस तरह के अपने कल्ट में ही करप्शन को देखकर कोई उन जैसा बंदा ही ये लेटर भेज सकता है, वरना सबको तो अपनी अपनी पड़ी होती है। और साथ में वो इस बात को भी रिवील करते हैं कि उन्हें यकीन नहीं था कि ये लेटर काम करेगा, और अगर करेगा भी तो यंग मास्टर पर्सनली आए थे। मगर बाद में वो एक बात रिवील करके, मगर पहले में ये बात बताकर कि यंग मास्टर को इस बात को माइंड नहीं करना चाहिए। तो जब उन्होंने ये देखा कि यंग मास्टर खुद पर्सनली आए हैं, तो थर्ड डिवीजन कमांडर जेन बोले, तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि हम तो गए, यानी कि उनको यंग मास्टर पर जरा भी भरोसा नहीं था। ये सुनकर यंग मास्टर बोलने लगे, ए योंग, क्या तुम देख रहे हो आजकल के यंगस्टर्स को जरा भी तमीज नहीं कि बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं। कुछ पलों के लिए यंग मास्टर ये बात भूल गए थे कि वो पास्ट में रह चुके हैं। और जब डे योंग ने ये बोला कि आप ही सबसे ज्यादा यंगर हैं, तो उनकी बातों में हिचकिचाहट देखने को मिली, मगर किसी को भी उनकी ये बात अजीब नहीं लगी। और अब वो जानना चाहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो भी डिटेल में, क्योंकि लेटर में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिखा हुआ था। तो थर्ड डिवीजन के कमांडर जेंग बात यहाँ से शुरू करते हैं कि डेमोनिक आर्मी के लीडर अब खुद के लिए आर्मी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी पर्सनल रीजन के लिए और असैसिनेशन के लिए, जिनके बदले उन्हें पैसा दिया जा रहा है। तो इस बात से एमसी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि एक तो ये लोग पहले से ही इतना ज्यादा लोगों की आंखों में अपनी इज्जत को बना लिए हैं और एक फ्रीली एक्ट की तरह काम कर रहे हैं, और ऊपर से अब वो फाइनेंशियली खुद को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसका मतलब कि खुद को अब कल्ट का हिस्सा नहीं मानते। और अगर टॉप नॉच असैसिनेशन की ही बात हो रही है, तो डेयोंग पूछने लगा कि ये आखिर मुमकिन कैसे है। तो जवाब तो एमसी देता है जेंग के देने से पहले ही। फर्स्ट डिवीजन कमांडर की मदद से और उनके बंदों की मदद से जेंग को हैरानी हुई कि उनको ये बात कैसे पता चली। तो वो तो जस्ट उनके रिएक्शन से ही पता लगा लिया था जब उसने उस कौवे को उल्टा लटकाया हुआ था। मगर कमांडर जेंग को ये बात कैसे पता चली, तो हमारा एमसी उनसे यही सवाल करता है, जिस पर पता चलता है कि जो रूमर्स उन लोगों ने सुना था इन्वेस्टिगेटर को मारने के बाद डेमोनिक आर्मी का वही बंदा जिसने खुद सुसाइड कर लिया, तो वो दरअसल जेंग का दोस्त था। वो भी इतना क्लोज दोस्त कि जेंग उसे अपनी फैमिली मानता था, क्योंकि डेमोनिक आर्मी को उन दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था। और जब एमसी ये पूछा कि उसके हिसाब से किसने उसे मारा है, तो वो सीधा उंगली फर्स्ट डिवीजन के कमांडर और उनके लोगों पर और साथ में डेमोनिक आर्मी के कमांडर पर उठाता है। तो जो बातें जेंग ने बताई, अगर एमसी के हिसाब से ये सारी सच निकली, तो ये वाकई में एक आउटरीजियस करप्शन है। इसको जल्द से जल्द सुलझाना ही पड़ेगा। और लगता है फादर ने मुझे इसी चीज को रिजोल्व करने के लिए यहाँ पर भेजा है, जिसमें दो लोग शामिल हैं और दोनों एक दूसरे से बढ़कर गुनहगार भी हैं। अगर उसे इस बात से भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि एडवाइजर सीमा और उनके फादर को कितने हद तक ये बात पता हो सकती है, मगर खैर उसकी दोस्त की तारीफ करके कि उसको काफी अच्छा दोस्त मिला, तो इस बात के साथ जेंग खुद भी एग्रीड करता है कि उसे रिग्रेट हो रहा है कि वो अपने दोस्त की मदद तो नहीं कर पाया। मगर तब एमसी ये बोला कि कमांडर जेंग, हिम्मत दिखाने के लिए और डटे रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो रोने लग गए। और यही नजारा देखकर एमसी को लगा कि जिस डेमोनिक पाथ को हम खो दिए हैं, इस मंजर को देखकर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत होप रह चुकी है। हम अभी भी पूरी तरह से डेमोनिक पाथ को नहीं खोए। और एमसी को यही तो चाहिए था कि डेमोनिक पाथ को लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करे, ना कि लोगों को मारने के लिए। हालांकि अपने पास्ट लाइफ में जेंग हो मारा गया था, मगर इस लाइफ में वो नहीं मरने वाला। और अगर कोई भी खतरा वो फील करता है, तो हमसे खुद उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि रिग्रेस्ट होने का और कोई मकसद नहीं, बल्कि उन लोगों को बचाना था जो कि मरना डिजर्व नहीं करते थे, और उन लोगों को मारना था जो कि मरना डिजर्व करते हैं।